नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गैरेडा पे। मैं हूं शेफाली और डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन लॉजिक का पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले लिया है जिसमें मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था इंडियन लॉजिक के बारे में, यानी कि भारतीय तर्कशास्त्र की हम बात कर रहे हैं जो कि इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र स्कूल का एक हिस्सा है। कल के सेशन में हमने पढ़ा था, एक क्विक रिवीजन भी हम लोग करने वाले हैं। तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र विद्यालय है उनका वर्गीकरण वेदों के आधार पर हुआ था। वेद के आधार पर किस लिए हुआ था? क्योंकि वेद को ज्ञान का मीन्स माना जाता है। वेद को हम नॉलेज, वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान है यानी कि नॉलेज है। तो इसीलिए जो भारतीय दर्शन शास्त्र विद्यालय है उनको वेदों के आधार पर विभाजन किया गया। तो ऐसे स्कूल्स या ऐसे थॉट्स, ऐसी विचारधाराएं जो वेदों को स्वीकार करती थी प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज के, उनको बोला गया आस्तिक, और जो स्वीकार नहीं करते थे उनको बोला गया क्या? नास्तिक। तो आस्तिक वो हुए जिन्होंने अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया, किसकी? वेद की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया एज फर्स्ट या प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। एंड वो दूसरे कौन हुए? नास्तिक, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने बोला कि हम वेद को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो टोटल 9 विचारधाराएं थी जिनका विभाजन हुआ था वेदों के मान्यता या वेदों के एक्सेप्टेंस के आधार पे। तो जिसमें कि 9 जो विचारधाराएं थी, तो 6 ऐसी विचारधारा थी जो कि आस्तिक थी और 3 ऐसी विचारधारा थी जो कि नास्तिक थी। ठीक, तो जो 6 विचारधाराएं थी, तो पहली विचारधारा थी क्या? न्याय शास्त्र। इसको बोला गया क्या? स्कूल ऑफ लॉजिक बोला गया। यहाँ पे स्कूल का मतलब विद्यालय से नहीं है, यहाँ पे स्कूल का मतलब विचारधारा से है, आइडियोलॉजी से है। आप किसी आइडियोलॉजी को मान सकते हैं, कोई और किसी और आइडियोलॉजी को मान सकता है। तो बात करें अगर न्याय की, तो न्याय शास्त्र को दिया गौतम ने। वैशेषिक इसको दिया ऋषि कनाद ने। कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये ऋषि गौतम कौन है, क्या ये ऋषि गौतम वही हैं जो सिद्धार्थ थे या गौतम सिद्धार्थ है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जहां पे भी ये शब्द लिखा है यानी कि गौतम, ऋषि गौतम ना लिख करके, सेज गौतम ना लिख करके सिर्फ गौतम शब्द लिख गया है। तो वहां पे क्या है ना, मैक्सिमम ऑफ जगह मैंने देखा कि मैक्सिमम ऑफ प्लेसेस में ये मिस्टेक है, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्या ये वही है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये वो नहीं है, ये ऋषि थे और उनका नाम भी गौतम था। तो जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम बुद्ध थे, वो अलग थे। जो बुद्धिज्म के जनक माने जाते हैं वो अलग थे। जो इंडियन लॉजिक की हम बात करें यानी न्याय शास्त्र की बात करें, तो इनके जो जनक थे या इनके प्रोपाउंडर जो थे वो ऋषि गौतम थे। जो पूरा सही जो स्पष्ट नाम है वो है ऋषि गौतम। फिर दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट थे, दूसरी जो विचारधारा थी या जो दूसरा जो शास्त्र था वो था वैशेषिक। अब वैशेषिक क्या था कि बहुत सारी जो वैशेषिक की विचारधाराएं थी या बातें थी वो न्याय शास्त्र से मिलती जुलती थी। वैशेषिक के प्रोपाउंडर थे ऋषि कनाद, है ना। वैशेषिक के बारे में ऋषि कनाद ने बताया था। हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं, कल वाले सेशन में हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर तीसरे नंबर पे थे सांख्य, फिर चौथे नंबर पे थे योग, फिर 5वें नंबर पे मीमांसा, जिनको आप पूर्व मीमांसा के भी नाम से जानते हो। फिर 6ठे नंबर पे थे वेदांत। वेदांत को आप उत्तर मीमांसा के भी नाम से भी जानते हो। वेदांत के अंदर में 3 सब कैटेगरीज थी, 3 पार्ट थे। पहला था अद्वैत, दूसरा था विशिष्ट द्वैत और तीसरा था द्वैत। वेदांत के बाद भी न्यू वेदांत आए, जिसमें कि कंसेप्ट ऑफ कर्म का कंसेप्ट, ज्ञान का कंसेप्ट, भक्ति का कंसेप्ट, राजयोग का कंसेप्ट, और जिनके प्रोपाउंडर जो थे विवेकानंद और रामानुज थे। ठीक है, तो विवेकानंद और रामानुज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में नियो वेदांत के बारे में दिया गया था, जो वेदांत का एक्सटेंडेड फॉर्म था, आप कह सकते हो। जो बेसिकली जो 6 थे वो यही थे: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, मीमांसा में पूर्व मीमांसा, और वेदांत को आप उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हो। तो 6 एक्सेप्ट करते थे वेदों को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, इसलिए इनको बोला गया आस्तिक। जो 3 थे जो एक्सेप्ट नहीं करते थे उनको बोला गया जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक। चारवाक को आप लोकायत के भी नाम से जानते हो। चारवाक को स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म भी बोला जाता है, जो कि वत्स्यायन इनके प्रोपाउंडर थे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एक ओवरव्यू लेते हुए। कल का जो सेशन हम लोग किया था, मैं स्लाइड को थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ाना चाहूंगी। स्लाइड को आगे बढ़ाने के क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोग देख लीजिए। कल का सेशन हम लोगों ने लिया था, अभी इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं, 3:28 हो रहा है। कल आप लोगों को वॉइस की बहुत ज़्यादा इशू थी, इस वजह से मुझे सेशन को बीच में बंद करना पड़ा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे इसको वहीं पर शट डाउन करना पड़ा। अभी कुछ एक देर पहले, आई थिंक आधे घंटे पहले, आसिफ खान, जो आप में से ही एक स्टूडेंट हैं, उनका मुझे मैसेज आ रहा था। तो वो काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि वो बेचारे नोट्स बना रहे थे और जैसे जो एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं 15 मिनट शायद लेक्चर वो चला था, तो वो नोट्स बना रहे थे और बीच में मुझे शट डाउन करना पड़ा क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं थी। तो उन्होंने सभी की तरफ से सॉरी भी बोला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स उसमें ऐसे आ रहे थे जो उनको अच्छा नहीं लगा। तो आसिफ खान जी को मैं अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैनिक हो जाते हैं और मैं आपका दर्द को समझती हूँ, इसलिए परेशान मत होइए और सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, गलती शायद मेरी ही तरफ से थी। माइक जो था वो प्लग इन नहीं था, इसकी वजह से ये समस्या हुई, इस वजह से सेशन को दोबारा करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं आसिफ खान जी, आपका मुझे मैसेज मिला एंड थैंक यू सो मच। आपको मैंने रिप्लाई किया है, होली कि आपने मेरा रिप्लाई भी देखा होगा, टेलीग्राम पे आपका मैसेज आया था। थैंक यू कि आपने एक सॉफ्ट जेस्चर और अप्रोच किया। ठीक है, तो सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए, टेलीग्राम के इस पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएगी आपको क्या, पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ जो है इसके पहले वाले जो कल वाली पीडीएफ थी मैंने जान के शेयर नहीं की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि कल वाला और आज वाला दोनों मिक्स में आपको शेयर करूं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपको पीडीएफ इस पे मिल जाएगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, हमारे चैनल का नाम ज्ञानडा है ही, आप जानते ही हो। बात करें अगर प्लेलिस्ट सेक्शन की, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में प्रीवियस की वीडियोस मिल जाएगी। इंडियन लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पे आपको मिल जाएंगे क्या, जो कल वाले वीडियो थे, और इस भी वीडियो को मैं वहीं पे डाल दूंगी ताकि एकदम सीक्वेंस में रहे। प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट को मेक श्योर कि आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े हुए हो तो लाइक शेयर चैनल को कर ही देना सेशन को। ठीक है, तो आज के इस सेशन में थोड़ा सा वेदों के भी बारे में पढ़ लेंगे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक क्विक रिवीजन सा एक ओवरव्यू से हम ले रहे हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या आया था, थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है, नॉलेज जो आप प्राप्त करते हैं उनके कुछ घटक होते हैं, उनके कुछ फीचर्स होते हैं। तो पहले 4 उसमें फीचर थे। पहले क्या था, प्रमाता, नोअर, जिसको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, जिसे ज्ञान है। दूसरा कौन थे, प्रमेय, द नोएबल, जिसके बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, उनको क्या बोला गया, प्रमेय बोला गया। तीसरा क्या था, प्रमाण, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जो एक प्रक्रिया है जानने की, उसको प्रमाण बोला गया। और प्रमिति, चौथे नंबर पे प्रमिति। प्रमिति का मतलब क्या, द नॉलेज अचीव्ड बाय दी प्रमाण, प्रमाण के माध्यम से, प्रमाण का इस्तेमाल करके जो भी शिक्षा है, जो भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रमिति। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा न्याय एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा, यानी कि न्याय ज्ञान मीमांसा पढ़ा। न्याय ज्ञान मीमांसा क्या कहता था कि आप ज्ञान को अर्जित करिए, लेकिन ज्ञान को कैसे अर्जित करोगे, तो मीन्स ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए, ज्ञान को अर्जित करने का माध्यम क्या होना चाहिए, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करें। तो न्याय शास्त्र कहता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, एक है वैलिड सोर्स, दूसरा है इनवैलिड सोर्स। वैलिड सोर्स को आप प्रमा के भी नाम से जानते हो, या यथार्थ ज्ञान के भी नाम से जानते हो, या प्रमाण के भी नाम से आप जानते हो। इनवैलिड सोर्स को आप अप्रमा के भी नाम से जानते हो, अप्रमाण के भी नाम से जानते हो। तो प्रमा और अप्रमा 2 आपके सोर्स हो गए, वैलिड सोर्स, इनवैलिड सोर्स 2 आपके सोर्स हो गए जिनसे आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। और प्रमा का शाब्दिक अर्थ क्या है, परमात्मा, परमात्मा से ही ये शब्द प्रमा आया है। बात करें कि वैलिड सोर्स के कितने पार्ट्स थे जो आपके सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, तो पहला था प्रत्यक्ष, जो हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। दूसरा था अनुमान, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उपमान, इसे भी आज पढ़ेंगे, शब्द इसे भी आज पढ़ेंगे। इनवैलिड सोर्स में आपके 2 जो हमें पढ़ना है सिलेबस में है, क्या था, अनुपलब्धि और अर्थपति। ठीक, तो सिलेबस में आपके 2 है, अनुपलब्धि और अर्थपति, इसलिए इन दोनों को पढ़ेंगे। बाकी इनवैलिड सोर्स के और भी आपके ऑप्शन थे, जैसे कि स्मृति, संशय, भ्रम और तर्क, लेकिन ये चारों आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज्ञान के लिए आपको पता होना चाहिए। तो वैलिड सोर्स 4 हो गए, इनवैलिड सोर्स आपके 2 हो गए। टोटल कितने हुए, सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज कंपाइल करके देखेंगे तो जो 6 हैं जो आपके सिलेबस में, वो हमें पढ़ना है। कल हमने प्रत्यक्ष पढ़ा। प्रत्यक्ष में हमने क्या पढ़ा, प्रत्यक्ष में हमने ये पढ़ा कि भाई जो चीज आप सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके जो नॉलेज आप लेते हो, यानी आंख, कान, नाक, मुंह का इस्तेमाल करके जो चीजें इंफॉर्मेशन आप लेते हो प्रत्यक्ष रूप से, उसको बोलेंगे क्या, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को प्राप्त करना। अब इसमें भी 2 स्टेजेस थे जो आपने कल पढ़ा। पहला था क्या, निर्विकल्प, दूसरा क्या था, सविकल्प। निर्विकल्प माने इनडिटर्मिनेट, है ना, जो एक फर्स्ट स्टेज होती है परसेप्शन की, किसी चीज को आपने पहली बार देखा, उसके बारे में आपको कुछ पता चला। सेकंड स्टेज, आप उसके अंदर में जाते हो, डिटेल में, डीप में इंफॉर्मेशन लेते हो, डीप में नॉलेज लेते हो, उसको क्या बोलेंगे, सेकंड स्टेज ऑफ परसेप्शन। उसको आप क्या बोलोगे, डिटर्मिनेट, यानी कि सविकल्प। पहले निर्विकल्प रहेगा, फिर सविकल्प रहेगा। ठीक, सविकल्प हमेशा एग्जिस्ट करता रहता है, जैसे कि दाल बनी हुई है, दाल में नमक नहीं है ना, आपने देखा दाल बनी है, एक परसेप्शन आया, फर्स्ट स्टेज हुआ। अब खाने के बाद पता चलेगा कि दाल में नमक नहीं है ना, लेकिन ये वास्तविकता तो आप ना भी खाते तो भी ये बदलती नहीं, ये स्थिर थी। माने सविकल्प का जो एग्जिस्टेंस था,
दाल में जो नमक थी वो नहीं थी, ये एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन आपको कब पता चला? जब आप उसमें आप गए अंदर और आपने जानकारी लेने की कोशिश की, तो सेकंड स्टेज था। तो दो स्टेज थे, निर्विकल्प था और सविकल्प था, यानी कि इनडिटर्मिनेट था और डिटर्मिनेट था। उसके बाद में इनके क्या थे, दो आपके कैटेगरीज भी थी, यानी दो टाइप्स भी थे प्रत्यक्ष के। पहला क्या था, लौकिक, यानी कि आप साधारण या ऑर्डिनरी। दूसरा था अलौकिक, यानी कि असाधारण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी का मतलब कि डायरेक्ट इंटरेक्शन करके जो भी चीज आपका वर्ल्डली ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इंटरेक्ट करके अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको बोलेंगे लौकिक, यानी कि साधारण, यानी कि ऑर्डिनरी। अब इसमें भी दो कैटेगरीज थी। पहला क्या था, एक्सटर्नल, दूसरा क्या था, इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या था, एक्सटर्नल माने आप कान से, नाक से, मुंह से टच करके, सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके, टंग यानी कि जिह्वा से श्रवण करके, सुन करके आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, तो ये हो गया एक्सटर्नल। दूसरा क्या था, इंटरनल, माने इंटरनल फीलिंग, सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके, फीलिंग्स का इस्तेमाल करके आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। है ना, अब आपका दोस्त है, बहुत परेशान है, तो एक फीलिंग है, एक अटैचमेंट आपको पता चल गया, वहां से आपको उसकी स्थिति का पता चला, उसकी स्थिति के बारे में आपको ज्ञान हुआ। ठीक, ये क्या था, लौकिक के बारे में ये चीजें थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अलौकिक। अलौकिक क्या बोलता है, जो चीज आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसके भी बारे में आपको जब इंफॉर्मेशन मिले। अब इसमें क्या थे, तीन तरीके से आप ले सकते हो। एक तो सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण था, दूसरा ज्ञान लक्षण था, और तीसरा था योगज। इतना हमने कल पढ़ा था प्रत्यक्ष के बारे में, और इतना पढ़कर के हमारा जो प्रत्यक्ष था वो पूरा हो गया था। आज उपमान पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, अर्थ पति पढ़ेंगे और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वेद के बारे में बता देना चाहती हूँ, ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। एक बार डिटेल में इसके ऊपर में मैं अलग से वीडियो ले लूंगी, लेकिन चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट और सिलेबस में आपके नहीं है, इसे सिर्फ आपको उतना बताऊंगी जितना आपका वार्म अप सेशन हो जाए। ठीक है, तो ठीक है। आपके वेदास कितने हैं, वेदास नहीं एक्चुअली वेद, तो 4 वेद है। पहले क्या है, ऋग्वेद है, दूसरे है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ठीक, ये अलग अलग प्रकार के वेद हैं। 6 तरीके के वेदांग होते हैं, और कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है इसके बारे में दिया गया हुआ है। 4 आपके उपवेद है, जिसमें आपके आयुर्वेद है पहले, दूसरे क्या है धनुर्वेद, तीसरे हैं गंधर्व वेद, और चौथे हैं स्थापत्य वेद यानी कि अर्थशास्त्र जिनको आप बोलते हो। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे देना चाहती हूँ वो ये कि जो ऋग्वेद है, देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे पहले आया था। 128 मंत्र ऋग्वेद में थे, और ओरिजिनली इसमें 117 मंत्र थे, बाद में इसमें 11 मंत्र और ऐड किए गए थे। तो हर एक वेद में, हर एक वेद में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया हुआ है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे। मंडल का मतलब चैप्टर्स, है ना। अब चैप्टर क्यों, जैसे आज की डेट में आप पार्ट बोलते हो, चैप्टर बोलते हो, उस वक्त में जब क्लासिफिकेशन होता था तो बोलते थे मंडल, है ना। पार्ट्स बोल लीजिए या क्लासिफिकेशन बोल लीजिए या चैप्टर्स बोल लीजिए या मंडल बोल लीजिए, एक ही बात है। तो 10 मंडल हुआ करते थे। जो 10वां मंडल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब 10वें मंडल में भी क्या था कि 5 मंडल से लेकर के जो 7 मंडल थे वो बहुत पुराने प्राचीन मंडल थे, बाद में और भी मंडल उसमें जोड़े गए। तो जो 10वां मंडल था उसमें पुरुष सूक्त काफी इंपॉर्टेंट है। अब पुरुष सूक्त में क्या लिखा हुआ है कि पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। 4 वर्ण कौन से हैं आपके, ब्राह्मण है जिनका जो जन्म है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, दूसरे हैं क्षत्रिय जिनका जो जन्म हुआ है वो ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुआ है, तीसरे हैं कौन, वैश्य जिनका जो जन्म हुआ है यानी कि उत्पत्ति हुई है वो जंघा से हुई है, और जो चौथा माने जाते हैं वो शूद्र जिनकी उत्पत्ति हुई है चरण से। तो इन्हीं के आधार पे कास्टिज्म सिस्टम का भी आधार माना जाता है, वर्ण के आधार पे। सबसे ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि जो 10वां मंडल है आपका, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही जो सबसे सुप्रसिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र का जो जप है वो गायत्री माता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, या उनको डेडिकेट किया जाता है, गायत्री मंत्र के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। मंडल देखिए यजुर्वेद में भी हुआ था, क्योंकि क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी हुआ था। इसमें 100 कितने
1975 मंत्र थे, तो इसमें भी अलग अलग मंडल बनाए गए। मंडल माने पार्ट्स बनाए गए, मतलब डिवीजन किया गया उनका। सामवेद में 1875, अथर्ववेद में 5987 थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए डिटेल में मैं आपको बता नहीं रही हूँ, बस आप इतना इतना देख लो। बाकी 16 संस्कार है, 16 संस्कार भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्योष्टि संस्कार यानी कि श्राद्ध संस्कार। एक जातक या एक व्यक्ति, एक शिशु, एक बालक के जन्म से लेकर के और उस व्यक्ति, उस बालक के या उस जातक की मृत्यु तक ये 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। और उसको ये संस्कार अलग अलग जब भी स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, चाहे वो पैदा हो रहा है, वो अपने जीवन में कुछ कर रहा है, जाति हो रहा है, नाम उसका रखा जा रहा है, पहली बार उसने खाना खाया, उसका मुंडन हुआ, उसने अपनी शिक्षा ली, उसका कान छेद हुआ, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किया, वेद के बारे में अध्ययन जब शुरू किया, है ना, तो विवाह हुआ, जितने भी होते हैं, जितने भी रिचुअल्स, जितने भी लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तो वो हमेशा किसी संस्कार से ही शुरू होते हैं, क्योंकि ये काफी ऑस्पिशियस होता है, शुभ माना जाता है। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं, यानी कि आपके टॉपिक पे आते हैं, अनुमान पे आते हैं, जो आपको पढ़ना है, जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है। एक बार मैं अब देखिए, इसमें क्या है, अनुमान। अनुमान का मतलब क्या है, जब आप प्रोपोजिशन के बेस पर नॉलेज को गेन करते हो। ये बिल्कुल ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करता है अगर आपका कंक्लूजन सही है। जब एक नॉलेज को बेस बना करके आप दूसरी नॉलेज के ऊपर में पहुंचते हो, तो उसको बोलते हैं अनुमान। और इसमें आपका जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल, अगर ट्रू नॉलेज बिल्कुल देगा और अगर कंक्लूजन अगर आपका सही है तो, है ना, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रीमाइस के बेस पर। प्रीमाइस यानी पहले से आपका कोई स्टेटमेंट है, पहले से आपकी कोई नॉलेज है, जब आप प्रीमाइस के बेसिस पे आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो, ठीक, यानी कि आप प्रीमाइस के इस्तेमाल करके, प्रीमाइस को बेस बना करके आप क्या कर रहे हो, आप कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो। इसको बोलते हैं क्या, अनुमान। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने जो यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, मैं उसको आपको उससे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम को देख के क्या लग रहा है कि ये एक पॉपुलेशन है, कंप्लीट पॉपुलेशन। ये कंप्लीट पॉपुलेशन है। इस कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में आपको इतने की इंफॉर्मेशन है, यानी कि इस वाले पोर्शन की आपके पास में इंफॉर्मेशन है, सैंपल है। ये टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1000 पॉपुलेशन है, और आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो 100 की इंफॉर्मेशन है। तो आप इस 100 के बेसिस पे जब आप इस 1000 के बारे में नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हो, मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करते हो, या वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुमान। सैंपल के बारे में यहाँ पे हमें नॉलेज था, ठीक है, और सैंपल की नॉलेज के बेस पर आप पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज को गेन कर रहे हो। एक डेफिनेशन यहाँ पे है कि अनुमान इज डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अनुमान का डेफिनेशन क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिल रहा है ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सम साइन या मार्क। पहले से आपको कुछ साइन है, मार्क है, या कोई इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आपको नई ऑब्जेक्ट के बारे में, नई चीजों के बारे में जब इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, अनुमान। अब ऑब्जेक्ट को बोला जाता है लिंगी, और मार्क को या साइन को जो आपको पहले से पता है उसको बोला जाता है लिंग। लिंग को आप सेतु के भी नाम से जानते हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। आई होप कि इतना चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चीजों को बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगी। एक डायग्राम ये देखो, इसको देख करके और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे क्या, लिंगी, है ना, जिसके बारे में नॉलेज आप ले रहे हो, गेन कर रहे हो। और जो आपको पहले से नॉलेज है, मतलब चाहे वो साइन के रूप में, चाहे मार्क के रूप में, चाहे सैंपल के रूप में, चाहे जिस भी प्रकार से वो नॉलेज आपके पास में पहले से है, उसको क्या बोलेंगे, लिंग। यानी कि इसका इस्तेमाल करके, लिंग का इस्तेमाल करके आप लिंगी तक पहुंचते हो। मतलब आप साइन का इस्तेमाल करके, मार्क का इस्तेमाल करके, सैंपल का इस्तेमाल करके जब आप ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हो या ट्रू नॉलेज तक पहुंचते हो, उसको क्या बोलेंगे, लिंगी। तो यहाँ पर जब आपकी कंक्लूजन ट्रू होती है,
यही तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब आपका कंक्लूजन अगर सही है, ये बिल्कुल ट्रू नॉलेज देता है, ये आपको एग्जैक्ट वही जो नॉलेज है सही नॉलेज देगा, इसीलिए इसको सेकेंड काइंड ऑफ नॉलेज बोला जाता है। बिल्कुल आपको सही नॉलेज देगा अगर आपका कंक्लूजन सही है। अब यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल से समझिए, आपने क्लाउड को देखा, बादल को देखा, ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, हर जगह यही एग्जाम्पल दिया जाता है। आपने क्लाउड को देखा, बादलों को देखा, घने काले बादलों को देखा, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है? बारिश होगी, यही तो समझ में आता है ना कि अब तो बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे आपने कॉज देखा, यानी कि कारण देखा। क्लाउड क्या हो गया? आपका ये जो प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर साइन है, जो प्रायर जो मार्क है, आपने क्लाउड को देख करके आपने उसके आगे के बारे मतलब आगे क्या हो सकता है उसका नॉलेज आपने क्या किया? गेन किया। तो क्लाउड को देख करके आपने बोला कि इसका जो इफेक्ट है, यानी कि अब जो होने वाला है वो होने वाली है जबरदस्त बारिश, है ना। तो क्लाउड क्या था? क्लाउड कारण था। किसका कारण था? बारिश के होने के कारण था। अब क्लाउड क्या है? एक तरीके का साइन है। किस चीज का साइन है? बारिश होने का साइन है। तो क्लाउड एक आपके पास में नॉलेज थी जो आपने अपने आंखों से देखी, आपने बादल देखा, आपको नॉलेज मिली। अब इस नॉलेज के बेसिस पे आप आगे का बात कर रहे हो क्या कि अब होने वाली है क्या? बारिश। तो क्लाउड क्या है ना। क्लाउड पहले की थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज को क्या बोलेंगे? लिंग बोलेंगे। लिंग को हेतु भी बोलते हैं, लिंग को कारण भी बोलते हैं, लिंग को प्रोबन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। पहला क्या नाम है? हेतु। दूसरा क्या है? कारण। तीसरा क्या है? प्रोबन। ठीक। और रेन, रेन क्या है? इफेक्ट है, जो आपने अनुमान लगाया। आपने क्या किया? आपने अनुमान लगाया कि अब होने वाली है बारिश। किसके आधार पे लगाया? जो आपके सामने नॉलेज है, जो आपके सामने साइन है, जो मार्क है, उसके आधार पे आपने नॉलेज, आपने बताया कि इसका इफेक्ट क्या है? रेन होने वाला है। तो रेन क्या है? रेन क्या है? रेन एक नई ऑब्जेक्ट है या नया इफेक्ट है, या इफेक्ट है, आप ऐसे समझो उसको क्या बोलेंगे? लिंगी, यानी कि प्रोबेंडम बोलेंगे। लिंगी को आप प्रोबेंडम भी बोलते हो, लिंग को हेतु भी बोलते हो, कारण भी बोलते हो, प्रोबन भी बोलते हो। सिंपल, इतना समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। आगे बढ़ोगे तो क्या पता चलेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, अनुमान की कैटेगरी है। क्लासिफिकेशन समझने से पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देना चाहती हूँ कि अनुमान क्या है। अनुमान बिल्कुल सेकेंड काइंड ऑफ नॉलेज है, ये दूसरे प्रकार का नॉलेज है। नॉलेज को गेन करने के आपके 4 तरीके थे, आपने प्रत्यक्ष पढ़ लिया, दूसरा आप अनुमान पढ़ रहे हो। अनुमान सेकंड नंबर पे है, तो ये सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? अनुमान बोलते हो, या इन्फेरेंशियल बोलते हो, या रिलेशनल बोल सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना या इन्फरेंस लगाना। इट इज डिफाइंड एज अ कॉग्निशन विच प्री सपोजेज सम अदर कॉग्निशन, मतलब एक नॉलेज के बेस बना करके आप दूसरी नॉलेज को गेन कर रहे हो, एक प्रोपोजिशन का बेस बना करके। एक नॉलेज के बेस जो है, छोटी सी नॉलेज आपको है या थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके आधार पे आप दूसरी नॉलेज पे पहुंचते हो। ये बिल्कुल मीडिएट होता है, इट इज अ मीडिएट एंड इनडायरेक्ट एंड अराइजेस थ्रू मार्क। ये इनडायरेक्टली आपको मतलब डायरेक्टली आपको पता नहीं होता है, इनडायरेक्टली आपको मार्क के थ्रू, साइन के थ्रू आपको पता होता है, और फिर आप उससे क्या करते हो? इनवेरिएबल कनेक्शन बनाते हो और आप आगे उस पर पहुंच जाते हो। यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है, उसको क्या बोलेंगे? लिंग बोलेंगे या हेतु बोलेंगे। इसके बारे में आगे हम लोग जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लो, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लिंग क्या है, हेतु क्या है, मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, साध्य पक्ष, है ना, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आगे चीज लिखी हुई है कि इट इज नॉलेज, यानी कि मान, यानी कि नॉलेज, यानी कि मन, ये मन है, ठीक है, विच अराइजेज आफ्टर अनु, ठीक है। अनु से आपको मन मिल रहा है ना, अनुमान, अनु से आपको क्या मिल रहा है? मतलब पहले की नॉलेज से आपको और भी नॉलेज आगे की मिल रही है। इतना समझ में आ गया? इसमें आपको सिर्फ इतना ही समझना है। अब थोड़ा सा आगे आप समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान के बारे में आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। हाँ, तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, अनुमान का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 कैटेगरीज के आधार पे किया गया है। पहला क्या है? पहला है प्रयोजन, यानी कि प्रयोजन भेद, यानी कि साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है।
दूसरा क्या है, व्याप्ति के प्रकार पर, यानी कि नेचर ऑफ व्याप्ति के आधार पर। तीसरा है व्याप्ति स्थापना प्रणाली के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन इंडक्शन। अब प्रयोजन की बात करें तो उसमें दो है, पहला है स्वार्थ, दूसरा है क्या है, परार्थ। व्याप्ति के आधार पे तीन है, पहले है पूर्ववत, दूसरे हैं शेषवत, तीसरे हैं क्या, सामान्यतो दृष्ट। और तीसरे नंबर पे है व्याप्ति स्थापना प्रणाली, यानी कि बेस्ड ऑन इंडक्शन। इसमें भी तीन है, पहले है क्या, केवलन्वयी, दूसरे है केवल व्यतिरेकी, तीसरे है अन्य व्यय व्यतिरेकी। हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अनुमान का जो क्लासिफिकेशन है, तीन मेजर क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा व्यक्ति के आधार पे है, तीसरा इंडक्शन के आधार पे है। साइकोलॉजिकल में दो है, पहला है स्वार्थ, दूसरा है परार्थ। पूर्ववत है, व्याप्ति के आधार पे पहले है पूर्ववत, फिर है शेषवत, फिर है सामान्यतो दृष्ट, फिर है तीसरे पे है आपके क्या, केवल्य वही है, फिर केवल्य व्यतिरेकी है, फिर अन्यव्यय व्यतिरेकी है। हो सकता है कि मेरी आवाज आपको धीमे आ रही हो, क्योंकि रात का समय है तो सब सो रहा है, इस वजह से मैं धीमी आवाज में बोल रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको सुनाई दे रहा होगा। अब देखो क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा इसमें पढ़िए फटाफट, जितना लिखा है स्क्रीन पर मैंने अपनी लैंग्वेज में हिंदी में उतना ही आपको पढ़ना है, उतना काफी है। तो पहला क्या है, स्वार्थ है, और दूसरा क्या है, परार्थ है। पहला क्या है, स्वार्थ है, और दूसरा क्या है, परार्थ है। अब स्वार्थ क्या बोलता है, स्वार्थ बोलता है जब आप अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोच करके जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो, उसको क्या बोलेंगे, स्वार्थ अनुमान। परार्थ क्या है, परार्थ बोलता है कि दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों को कन्विंस करने के लिए सोचना, दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों को कन्विंस करने के लिए सोचना, वो हो गया परार्थ। स्वार्थ माने खुद के बारे में सोचना, परार्थ माने दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे को कन्विंस करने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, अब गौतम क्या बोलते हैं कि तीन और प्रकार के इन्फरेंसेस होते हैं जो कि व्याप्ति के आधार पे होते हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ना, व्याप्ति के आधार पर पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो वही है यहाँ पर, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ठीक है, अब देख लो फटाफट कि पूर्ववत क्या है। पूर्ववत क्या बोलता है, पूर्ववत यहाँ पे बोलता है कि पहले कॉज आएगा फिर इफेक्ट आएगा। जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना समझो, है ना, बाकी की पढ़ने को बाद में पढ़ लेना, पहले हिंदी में समझ लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। पूर्ववत इन्फरेंस का मतलब क्या, पहले आएगा क्या, कॉज, फिर आएगा इफेक्ट। शेषवत में क्या आएगा, पहले इफेक्ट आएगा फिर आएगा कॉज। एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आ जाएगा। सामान्यतो दृष्टा माने क्या, कि जो जैसा है, जो जैसा है, जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा ही समझना बिल्कुल सामान्य दृष्टि में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले कॉज, पूर्ववत क्या है, पहले कॉज फिर इफेक्ट, है ना। अब आप जो है रास्ते पे जा रहे थे, एग्जाम्पल समझो, रास्ते में जा रहे थे, नई ब्रांड एकदम कार ली थी आपने, और या नई बाइक ली थी, नई स्कूटी ली थी, और रास्ते में गए, भिड़ गए दूसरी स्कूटी से, दूसरी कार से, या किसी से भी भिड़ गए, लग गया जबरदस्त स्क्रैच आपके कार पर, न्यू ब्रांड कार पर। वो एक कारण था। अब आपको क्या पता है कि अब मैं घर वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो पड़ेगी जबरदस्त डांट, वो इफेक्ट होगा। आपको कॉज देख करके इफेक्ट के बारे में जब पता चल जाए, वो तो आपके अभी जस्ट सामने हुआ ना, इफेक्ट तो बाद में आएगा ना, 1 घंटे 2 घंटे बाद जब आप वापस घर पे जाओगे या कुछ देर के बाद में। तो पहले कारण जब आपके संज्ञान में आता है, पूर्ववत, पूर्ववत पहले कॉज, क्योंकि आपकी जो कार थी या जो आपकी स्कूटी थी या जो आपकी गाड़ी थी, जो आपकी व्हीकल थी, उसमें क्या हुआ, स्क्रैच लगा, स्क्रैच में लगने की वजह से आपको पड़ेगी डांट, उसका इफेक्ट आएगा बाद में, पहले कारण आया। तो इतना समझ में आया। शेषवत में क्या है, शेषवत में पहले इफेक्ट आएगा फिर बाद में कॉज आएगा। अब सपोज करो कि आप रोड पे चल रहे हो, आपने देखा कि एक ग्रुप बना हुआ है, झुंड बना हुआ है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लड़ाई हो रही है, जोर जोर से ऊंची आवाज आ रही है, दूर से देखा आपने, इफेक्ट देख रहे हो, है ना, मारपीट हो रही, लड़ाई हो रही है। जब पास में जाओगे और करीब जाओगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में दो कारें आपस में भिड़ गई थी, इस वजह से लड़ाई हो रही है ना। तो आपने पहले क्या देखा, इफेक्ट देखा, पहले दूर से आपने इफेक्ट देखा, पास गए, या तो कुछ देर के बाद में आपको पता चला कि कार एक्सीडेंट हुआ था या आपस में टकराव हुआ था, इस वजह से ये हुआ। तो पूर्ववत में क्या होगा, पहले कॉज फिर इफेक्ट, शेषवत में पहले इफेक्ट देखोगे फिर कॉज देखोगे। सामान्यतः दृष्टा में क्या है, जो बिल्कुल जैसा एज इट इज आप वैसा ही देखोगे, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई व्याख्या नहीं। लड़ाई हो रही है तो हो रही है, स्कूटी खराब हो गई है तो हो गई है, जो जैसा है बिल्कुल वैसा देख रहे हो, कुछ उसमें सोच नहीं रहे हो। सामान्यतः दृष्टा,
जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही देखना सामान्य दृष्टि से, उसको क्या बोलेंगे, सामान्यतो दृष्टा। इतना समझ में आया? आई होप कितना समझ में आपको आ गया होगा। बाकी फिर आपका तीसरा क्या है, ये जो था आपका किसके आधार पे था, ये था आपका व्याप्ति के आधार पे। अब तीसरा क्या है, व्याप्ति स्थापना प्रणाली के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन इंडक्शन। अब इसमें भी तीन है, केवल अन्वयी है, केवल व्यतिरेकी है और अन्वयी व्यतिरेकी है, ये तीन है। अब इसको फटाफट से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो जितना है लिखा सिर्फ उतना समझोगे, एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ये पूछ सकता है कि केवल अन्वयी में कैसा रिलेशन होता है। तो आपको बताना है कि जब पॉजिटिव रिलेशन की बात हो वहां पे केवल अन्वयी होगा। जब पॉजिटिव रिलेशन की बात होगी, यानी कि जब आपकी प्रीमाइस में, जब आपके स्टेटमेंट में पॉजिटिव रिलेशन की बात होगी, या जो आपका मिडिल टर्म होगा, यानी कि जो आपका हेतु होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन की बात करेगा, वहां पे केवल वही हो जाएगा। लेकिन जब आपका मिडिल टर्म होगा, वो नेगेटिव रिलेशन की बात करेगा, तो वहां पे केवल वही व्यतिरेकी हो जाएगा। सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव इतना याद रखना है। केवल अन्वयी में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन की बात होती है। केवल अन्वयी व्यतिरेकी में नेगेटिव रिलेशन की बात होती है। फिर बात करें जो तीसरा था, अन्वयी व्यतिरेकी का मतलब कि जब दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करते हो, मतलब जो आपका मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो आपका मिडिल टर्म है, यानी कि जो आपका हेतु है, हेतु ही सेतु होता है, हेतु ही सेतु है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा कि हेतु सेतु क्या है। ये बहुत जगह मैंने पढ़ा और वहां पे सब जगह बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये। तो मिडिल टर्म माने हेतु, तो हेतु जब पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों की बात करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अन्वयी व्यतिरेकी। बस इसमें इतना ही है। ये सबसे बड़ा था आपका, पहला जो सबसे बड़ा था वो प्रत्यक्ष था, दूसरा जो सबसे बड़ा था वो आपका अनुमान था। अब आपका तीसरा आ जाता है उपमान। अनुमान वहां पे खत्म हो गया। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आया तो वापस एक बार देख लेना, पीडीएफ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उपमान क्या बोलता है, उपमान में बात होती है क्या, कंपैरिजन की बात होती है। हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था, एक हिंदी में हमेशा अलंकार के अंदर में पढ़ा था, जब रूपक अलंकार थे, अनुप्रास अलंकार थे, तो उसमें उपमान भी अलंकार था। तो उपमान में क्या होता था, कंपैरिजन होता था, किसी एक चीज का कंपैरिजन आप दूसरी चीज से कर दो, है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन का एक एग्जांपल समझते हैं। जब हम ये कहें कि सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो हमने सीता के जो मुख की तुलना है वो चंद्रमा की रोशनी या चंद्रमा की चांदनी या चंद्र से कर दी, चंद्रमा के समान बता दिया सीता के मुख को। तो यहाँ पे हमने किसी एक चीज की जो तुलना है वो दूसरे से कर दी। अभी मैं आपको बोलूं कि आप तो बिल्कुल शाहरुख खान जैसे लगते हो, आप तो सलमान खान जैसे लगते हो, हालांकि मुझे पर्सनली वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, है ना, बट एक बात मैं बोल रही हूँ, तो आप क्या है, सीना एकदम चौड़ हो जाएगा कि हाँ भाई, मतलब कोई बोल दे यार तो प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती है यार, तुम तो हाँ, बिल्कुल एकदम कटरीना कैफ की जैसी दिखती हो, या तारीफ कर दे कोई आपकी, तो मतलब फिर पूछो ही मत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, आपकी ब्यूटी का कंपैरिजन हो रहा है, आपके ब्रेन का कंपैरिजन हो रहा है, जिस भी चीज का कंपैरिजन आप समझो। तो यहाँ पे सीता की जो मुख की जो तुलना है या सुंदरता की जो तुलना है वो चंद्रमा से की जा रही है। अब आगे पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे इसमें क्या है कि इट इज नॉलेज डिराइव्ड, it is a knowledge derived from comparison and roughly correspondence to analogy। यानी कि जब आपको एनालॉगी के थ्रू नॉलेज मिलता है, अब आपको नॉलेज क्या मिला कि जो सीता का मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके सीता की सुंदरता के बारे में आपको ज्ञान हुआ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये किसी भी चीज के बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कंपैरिजन का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इतना समझो। इट हैज बीन डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड इट्स डिनोशन, मतलब कि किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप कंपैरिजन करके एक रिलेशन बता दो, कंपैरिजन करके उसके बीच में एक रिलेशन बता दो, और वहां से आपको क्या मिले, नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉलेज ऑफ रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी, दोनों चीज के बीच में सिमिलैरिटी करके या रिजेंबल करके आप क्या करो,
ज्ञान को प्राप्त करो, वहां पे क्या हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, है ना, ये इतना लंबा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, इसके बाद में ये एग्जाम्पल भी समझाऊंगी। कि मान लो कि मैं आपको बताऊं शेर के बारे में, मैं बताऊं आप लोगों में से कितने लोगों ने शेर को देखा है रियल में, रियल की मैं बात बता रही हूँ, है ना। शायद ही 10% लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, या हो सकता है ज्यादा ने देखा होगा। मैंने तो देखा है। तो मैं आपको बताऊं कि भाई देखो, ऐसा है कि शेर जो होता है वो पीले रंग का होता है, बड़ा विशाल होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, गर्जना करता है और हैवी शरीर होता है उसका, है ना। वो शेर होता है ना। वो आप दांत बड़े लंबे लंबे होते हैं, नाखून बड़े लंबे लंबे होते हैं। जब चलता है ना तो एकदम धरती आसपास की थोड़ी सी हिलने लगती है और गर्जना जबरदस्त करता है। और मैं रोरिंग की उसकी आवाज भी आपको सुना दूं, और कल आपके सामने एक ऐसा ही पशु आ जाए तो आप तुरंत रिजेंबल कर लोगे ना, तुरंत रिजेंबल कर लोगे कि ये तो शेर है ना। आप जब भी शेर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेर है। तो मैंने आपको क्या क्या कंपैरिजन किया, आपने पूछा शेर कैसा होता है, मैंने कहा देखो शेर ऐसा होता है ना। जैसे शेर की सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिया। अब उससे मिलता जुलता कोई पशु आपके सामने आएगा तो आप उसको रिजेंबल कर लोगे, आप उसको पता कर लोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि मैं आपको कोई चीज कंपैरिजन करके बता रही हूँ, तो आपकी वो चीजें ज्ञान में आ रही है, आपके बौद्धिक बौद्धिक बुद्धि में आ रही है वो चीजें। तो आप क्या करोगे, वैसा ही कोई पशु आपके सामने आएगा तो आप रिजेंबल कर लोगे। अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कोई एक गाय, कोई एक व्यक्ति है जिसने गाय को नहीं देखी है या वाइल्ड गाय को नहीं देखा है। अब उसने क्या किया, बताया कि भाई जो एक वाइल्ड काऊ होता है वो बहुत अग्रेसिव होता है, वो दौड़ता है बहुत तेज और अजीबोगरीब तरीके से वो दहाड़ता है या चिल्लाता है, जो भी चीजें मैंने फीचर बताया, मैंने सारा चीज उससे रिलेटेड चीजें आपको बताई। अब वैसा ही कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे ना। तो वही चीज है। अ मैन हु हैज नेवर सीन अ गव्या, अगर कोई एक व्यक्ति है जिसने कोई गाय को नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल यही दिया हुआ था इसलिए यही ले रहे हैं हम लोग, जिसने कभी गाय को नहीं देखा है और वाइल्ड काऊ, और उसको कुछ पता नहीं है उसके बारे में, हमने उसको बताया कि वाइल्ड काऊ जो होता है बिल्कुल काऊ के जैसा होता है, जंगलों में पाया जाता है और अलग तरीके से उसकी सोच होती है, उसके सींग ऐसे होते हैं, उसके फीचर्स मैंने बता दिए। अब क्या है कि वैसा ही कोई मिलता जुलता पशु आपके सामने आएगा तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये वाइल्ड काऊ है। तो बिल्कुल वही चीज है, आपको कोई चीज मैं बताऊं कंपैरिजन करके, फिर वही चीज आपके सामने आ जाए तो आप पुरानी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, कंपैरिजन चूंकि मैंने आपको किया हुआ था तो आप उसे क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो, बस इतना ही है। उपमान में क्या होता है, उपमान में यही होता है कि जब आप नॉलेज को डिराइव करते हो कंपैरिजन करके, एनालॉगी के थ्रू, यानी समानता के थ्रू, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जब आप रिलेशन बिल्डअप करते हो और बताते हो कि हाँ ये भी चीज ऐसी है, फिर वो चीज जब आपके सामने आती है तो आप रिजेंबल कर लेते हो, आपका ज्ञान बुद्धि जो है आप उसे प्राप्त कर लेते हो कंपैरिजन के थ्रू। यहाँ पे आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है उपमान। अब इसके बाद आता है आपका क्या, शब्द, यानी कि वर्बल टेस्टिमोनी। पढ़ने में लग रहा है क्या, शब्दा, ठीक है, शब्दा, शब्दा कुछ नहीं होता है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, एक्चुअली में शब्द है। इंग्लिश में बोलेंगे क्या, वर्बल टेस्टिमोनी। अब शब्द क्या है, शब्द है क्या, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, या बोल सकते हो कि शब्द, क्योंकि आपके क्या थे, 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज थे जिनको आपने माना था, है ना। चार थे आपके वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, फिर उसके बाद में 2 और थे जो आपके आपकी क्या, अनुपलब्धि और अर्थपति थी। तो 4 को आपने क्या माना था, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो शब्द जो है वो आपका चौथे नंबर का वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। न्याय सिस्टम के अगर अंदर में हम बात करें, न्याय सिस्टम के अंदर में बात करें तो ये आपका चौथा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। उसके बाद आपके 2 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, राइट। अब देखो थोड़ा सा इसमें आगे समझो कि इसमें आगे क्या बोल रहा है। शब्द इज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इन ऑल सिस्टम ऑफ इंडिया, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। ऑल्सो इन न्याय सिस्टम, न्याय सिस्टम के अंदर में भी द फोर्थ काइंड ऑफ वैलिड नॉलेज, ये फोर्थ प्रकार का आपका वैलिड नॉलेज है जो शब्द है। इट इज डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, कोई एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जिसको आप क्या बोलोगे, ट्रस्ट वर्दी पर्सन को बोलते हैं आप्त वाक्य। आप्त वाक्य ये वर्ड है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। जितना शुद्ध हिंदी में आपको मैं समझा सकती हूँ ना उतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के गंभीरता से सुनिए। ट्रस्ट वर्दी पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन जो ट्रस्ट वर्दी होगा, उसको क्या बोलेंगे, आप्त वाक्य। पहले के समय में ये सब ट्रस्ट वर्दी, ये वो वर्ड, ये तो अब आया।
पहले के समय में इस शब्द को किन्हीं और नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ट्रस्टवर्दी को क्या बोलते थे? आप्त वाक्य। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, आप्त वाक्य, एक ऐसा व्यक्ति जो वाक्य बोलेगा वो सत्य वाक्य बोलेगा। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन से सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? इसके बारे में आगे बताऊंगी, ठीक है। तो पहले समझो आप्त वाक्य क्या है। एंड कंसिस्ट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, है ना, जो कि आप जो भी वाक्य बोल रहा है उसका मतलब आपको समझा सके, पॉसिबल जो एक सही मतलब है वो आपको समझा सके, बता सके। अ सेंटेंस इज डिफाइंड। अब छोड़ो, पहले आप्त वाक्य के बारे में समझो कि आप्त वाक्य क्या है ना। आप्त का मतलब क्या? आप्त, दोज हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ, जो हमेशा सच बोलते हैं उनको बोलते हैं क्या? आप्त। वाक्य माने क्या होता है? वाक्य को आप बोलोगे इंग्लिश में सेंटेंस। मतलब वाक्य का मतलब डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का, शब्दों का जो कलेक्शन होता है उनको बोलते हैं वाक्य। और शब्द क्या होते हैं? शब्द माने कि एक ऐसा शब्द माने वो एक चीज होती है जिसके पास में इतना सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है, इतना पोटेंट होता है कि वो अर्थ को या सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सके, है ना। तो विच इज पोटेंट टू कन्वे इट्स मीनिंग। वर्ड माने, शब्द माने वो एक चीज होती है या वो अल्फाबेट का मिश्रण होता है या कलेक्शन होता है। शब्द अल्फाबेट का कनेक्शन। अल्फाबेट मैंने क्या? ए बी सी डी। वर्णमाला में जाओगे तो क्या? क ख ग घ अंगा च छ ज इ ट ठ ड अड़, वो बात हो जाएगी। तो जो वर्णमालाओं से मिलकर के एक शब्द बनता है और कई सारे शब्दों से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है, ठीक। तो जो वर्ड होता है, वर्ड का मतलब क्या? उसके पास में पोटेंट होता है, सामर्थ्य होता है कि वो कन्वे कर सके मीनिंग को, उनको बोलते हैं आप्त वाक्य। वो वर्ड का कोई मतलब नहीं है जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो या जिनको आप कलेक्टिवली बनाओ तो कोई सेंटेंस आप फ्रेम ना कर सको। आप्त वाक्य मतलब क्या? आप्त माने क्या? वो जो हमेशा सच बोलेंगे, सही बोलेंगे। वाक्य माने क्या? सेंटेंस डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे? आपका सेंटेंस बोलेंगे या वाक्य बोलेंगे। वर्ड्स माने क्या? विच हैज पोटेंट टू कन्वे इट्स मीनिंग। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको देख लेना, वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ो। द पावर इन अ वर्ड कन्वे इट्स मीनिंग, वही चीज है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये क्या है? अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। दो तरीके के होते हैं जो गवाही होती है। टेस्टिमोनीज ऑफ टू काइंड्स, वैदिका एंड सेक्युलर। थोड़ा सा इसमें और आगे आते हैं, वैदिका एंड सेक्युलर। द पावर ऑफ वर्ड टू कन्वे इट्स मीनिंग कम्स अकॉर्डिंग टू एंशियंट न्याय। न्याय शास्त्र बोलता है क्या? न्याय शास्त्र क्या बोलता है कि ऐसे ऐसे शब्दों में जिसमें पावर होती है, इसमें शक्ति होती है, जो अपने मतलब को कन्वे कर सकते हैं, उनको बोलते हैं आप्त वाक्य। टेस्टिमोनी इज ऑलवेज पर्सनल, इट इज बेस्ड ऑन वर्ड्स ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो शब्द ऐसे चीजों से, ऐसे शब्दों से जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें नॉलेज मिलता है, उनको आप क्या बोलोगे? वर्बल टेस्टिमोनी बोलोगे। टेस्टिमोनी का मतलब क्या? गवाही। टेस्टिमोनी दो प्रकार की होती है, एक होती है वैदिक गवाही, एक होता है सेक्युलर, इसको बोलते हो क्या? लौकिक, है ना। तो वैदिक टेस्टिमोनी क्या होती है? पहला है क्या? वैदिक, है ना। शब्द जो है टेस्टिमोनी, जिनकी गवाही की बात करेंगे तो दो पार्ट्स हो जाएंगे, वैदिक और सेक्युलर, ठीक। अब वैदिक क्या बोलता है? जिसपे आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जिसपे आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। आप जो भी ट्रस्टवर्दी पर्सन है, दो तरीके के हो गए। एक ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन हो गए जो वैदिक गवाही देते हैं, और दूसरा जो है लौकिक गवाही देते हैं, सेक्युलर की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो एक सामान्य बात करते हैं। तो जो वैदिक टेस्टिमोनी होती है, उन पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल ठीक है ना। तो वैदिक टेस्टिमोनी इज परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट होती है एंड इनफेलेबल होती है, जिन पे आप संदेह नहीं उठा सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो एरर फ्री होती है, बिकॉज द वेदास आर स्पोकन बाय गॉड। क्योंकि जो वेद है ना, वेद किनके द्वारा बोले गए हैं? वो ईश्वर के द्वारा, या ईश्वर की वाणी बोला जाता है वेद को। चार वेद हैं, चारों वेद को ईश्वर की वाणी बोला जाता है, जिनपे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो, उनको बोलेंगे क्या? वैदिक गवाही, वैदिक शब्द बोलेंगे, है ना। आप वर्बल टेस्टिमोनी पढ़ रहे हो ना, वर्बल टेस्टिमोनी पढ़ रहे हो, तो वर्बल टेस्टिमोनी का मतलब क्या? शब्द। शब्द दो प्रकार के हुए, ठीक। एक तो वैदिक हुए, एक सेक्युलर हुए। वैदिक कौन हुए? वैदिक वो जो वेद की बात करते हैं, जो चार वेद हैं, उनमें जो शब्द लिखे हैं, उनमें जो बातें लिखी हैं, उनमें जो आप्त वाक्य हैं, उनमें जो ऋषि महर्षियों ने बोला है, उनकी बात करते हैं। वो जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ो। सेक्युलर टेस्टिमोनी क्या बोलती है? वर्ड्स बीइंग वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर लाइबल टू एरर। अब आसाराम बापू को ले लो, उनके वर्ड पे कितना विश्वास करोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो वेदों की बात नहीं करते हैं, वो वेदों की बात करते हैं, लेकिन घुमा के फिरा करके बोल सकते हो, गलत रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो हमें जो ज्ञान लेना है, शब्दों के माध्यम से लेना है, उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है।
वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो ही आप ट्रस्टवर्दी पर्सन की कैटेगरी में आओगे। आप अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो आप उस कैटेगरी में नहीं आओगे, आपकी बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा। तो टेस्टिमोनी, वर्बल टेस्टिमोनी के 2 पार्ट्स, यानी कि शब्द के 2 भाग। शब्द माने क्या? फोर्थ सोर्स ऑफ ज्ञान है। शब्द के 2 पार्ट। पहला क्या हो गया आपका? पहला हो गया वैदिक टेस्टिमोनी, यानी कि वैदिक शब्द। दूसरा हो गया क्या? लौकिक शब्द। लौकिक माने इस लोक में, इस दुनिया में बोले गए जो शब्द हैं। इस दुनिया में कौन है? इस दुनिया में मनुष्य ही है ना, तो मनुष्य बोलेंगे। अब आगे देखो, अब मनुष्य की तो स्वभाव ही है, प्रकृति ही है क्या? गलती करना, राइट। तो अब उनकी बात जो है उस पे समझिए कि क्या है इसमें आगे। 2 थे, एक तो क्या, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन बोलेंगे उन पे हम ट्रस्ट करेंगे, उन पे हम भरोसा करेंगे, कोई और बोलेगा तो हम उन पे भरोसा नहीं करेंगे। ट्रस्टवर्दी पर्सन कौन हो गए? वैदिक शब्द जो बोलते हैं, है ना, जो बोलते हैं क्या? वैदिक शब्द, ठीक, वैदिक शब्द। वर्बल टेस्टिमोनी की बात हो रही, वैदिक शब्द। और ये क्या हो गया आपके? लौकिक। लौकिक जो इस लोक में है, ठीक है, लौकिक शब्द जो बोल रहे हैं, जो लौकिक शब्द बोलते हैं उनपे हम, अब इसमें भी 2 है ना, ट्रस्टवर्दी पर्सन बोलेगा तो भरोसा करेंगे, नहीं बोलेगा तो भरोसा नहीं करेंगे। अब ट्रस्टवर्दी कौन है ये कैसे पता चले? अब इसका कुछ कंडीशन है, ठीक है। अ वर्ड इज अ पोटेंट सिंबल विच सिग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कुछ कंडीशन है। तो बट अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू बी इंटेलिजिबल मस्ट कन्फर्म टू सर्टेन कंडीशन। कुछ जो सेंटेंस है, जो आप्त वाक्य है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया कि आप्त वाक्य है मतलब दोज हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ, जो हमेशा सच बोलेगा। वाक्य मतलब क्या? सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। वर्ड्स का मतलब क्या? जिनके पास में पोटेंट हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो कि अपने अर्थ को वो बता सके, समझा सके। अब इसमें आगे क्या है? सेकुलर टेस्टिनोमी। अब इसमें भी 2 आए। 2 आए कौन से? आपके वैदिक आए और आपके सेकुलर आए, मैंने लौकिक आए। तो वैदिक और लौकिक में आए तो फिर इनके भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कुछ कंडीशन है या प्रूफ है जिसके बेस बना करके हम बिलीव करते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। आप बोल दोगे कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, हम थोड़ी मान लेंगे। आप कुछ भी बोल दोगे, ऐसा हम आपको कुछ भी बोलेंगे, हम थोड़ी मान लेंगे कि आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, है ना। तो 4 तरीके हैं इसके कि हम आपको मानेंगे कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो कि नहीं हो, जो न्याय शास्त्र बोलता है। तो न्याय शास्त्र ने बोला कि 4 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्या है? आकांक्षा। दूसरा क्या है? योग्यता। तीसरा है सन्निधि और चौथा है तात्पर्य। जो सेंटेंस आप बोल रहे हो, चाहे वो कोई भी बोल रहा है ना, जो सेंटेंस आप बोल रहे हो उसमें आकांक्षा होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें सन्निधि होनी चाहिए, उसमें तात्पर्य होना चाहिए। अब ये सब वर्ड क्या है भाई? देखो, जितना बताऊंगी सिर्फ उतना ही पढ़ना, ठीक है। आकांक्षा का मतलब क्या? वर्ड्स ऐसे रिलेट होने चाहिए कि वो मीनिंगफुल हो, है ना। अब ऐसा ना हो कि आप बोलो काउ, हॉर्स, एलिफेंट, मैन, कुछ मतलब समझ में आया? क्या था? मैंने अलग अलग वर्ड बोल दिया, कोई मतलब नहीं निकला इसका। आकांक्षा होनी चाहिए, मतलब आपस में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, आपस में रिलेशन की बात होनी चाहिए, कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए उसका, है ना। अलग अलग वर्ड बोलने का मतलब नहीं है, अलग अलग वर्ड बोलोगे तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। अगर मैं आपसे इंडियन लॉजिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ तो मैं आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ बात नहीं कर सकती अनटिल अनलेस मुझे कोई वैसा एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेट ना करना हो, राइट। तो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो पहला क्या? आकांक्षा होनी चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। किसी का नाम आप में से आकांक्षा भी हो सकता है, अच्छा नाम है वैसे। दूसरा क्या है? योग्यता, मतलब वर्ड्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, मतलब आपस में जो वर्ड है वो कन्वे कर सके प्रॉपर सेंस, कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, विरोधाभास ना हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैं बोलूं क्या कि आग बहुत ठंडा होता है। आग ठंडा कैसे हो सकता है? आग है तो ठंडा कैसे होगा? आग हो तो ज्वलनशील होगा ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ना हो। वाटर द प्लांट विथ फायर, अरे ये कैसा? मतलब प्लांट को पानी देना है आग से, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गया। तो ऐसे पर्सन जो इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे। ट्रस्टवर्दी पर्सन कौन होंगे? ट्रस्टवर्दी पर्सन वो होंगे जिनकी बातों में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी आकांक्षा होनी चाहिए। दूसरा क्या? योग्यता होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? सन्निधि होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग इंटरवल नहीं होना चाहिए। जो हिंदी में लिखा है सिर्फ उतना उतना देखो, ठीक है, वक्त बच जाए तो इसको पढ़ लेना, पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगी। लॉन्ग इंटरवल नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूं भारतीय दर्शन शास्त्र में, उसके बाद मैं 1 मिनट का पॉज लूं, लॉन्ग इंटरवल, शॉर्ट भी नहीं, लॉन्ग इंटरवल, उसके बाद में मैं कुछ बोलूं तो 80% लोग तो भूल जाएंगे कि मैंने पहले क्या बोला था। भारतीय दर्शन शास्त्र बोला था, तर्कशास्त्र बोला था, लॉजिकल रीजनिंग बोला था, क्या बोला था? मतलब समीपता होनी चाहिए, शब्दों में समीपता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए। सन्निधि का मतलब क्या? समीपता। सन्निधि, सन्निधि मतलब समीपता होनी चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, एक शब्द का दूसरे शब्द के बीच में सन्निधि होनी चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है, वैलिड कंडीशन है, जिसको हम ट्रस्टवर्दी पर्सन मान सकते हैं। डन।
चौथा क्या है, तात्पर्य होना चाहिए। तात्पर्य का मतलब क्या, अर्थ निकलना चाहिए उसका। हम लोग बोलते हैं ना भाई आपका तात्पर्य क्या है कहने का, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि आपका तात्पर्य क्या है, मतलब आपका अर्थ क्या है कहने का, मतलब कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जिस पर्पस के लिए आप वर्ड को यूज कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए आप वर्ड को यूज कर रहे हो वो समझ में आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है कि स्पीकर का इंटेंशन क्या है, मतलब बोलने वाले व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, वो संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, क्वेश्चनेबल डाउटेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या है कि एग्जाम्पल दिया क्या, द वर्ड सैन्य धवा मीन्स सॉल्ट एज वेल एज हॉर्स। ठीक है, सैन्य धवा का मतलब सॉल्ट भी होता है, हॉर्स भी होता है। नाउ इफ अ मैन हु इज टॉकिंग हिज फूड आस्क अनदर टू ब्रिंग सैन्य धवा, द लेटर शुड नॉट ब्रिंग अ हॉर्स। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, अंग्रेजी में ऐसा ही होता है, मैं ये वर्ड आपको नहीं समझाऊंगी, एक मिनट। जैसे कि मैं बोलूं आई डोंट नो, इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलूं आई डोंट नो, अब कुछ लोग क्या है समझोगे, अच्छा शी डोंट नो, व्हाट शी डोंट नो, क्योंकि नो का मतलब क्या, एक तो नो ये भी होता है, एक तो नो ये भी होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। आप दोनों को एक ही तरीके से प्रोनाउंस करोगे ना, नो और नो। मैं बोलूंगा आई डोंट नो, आपको मैं बोल रही हूँ आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, लेकिन आप ये समझ जाओगे ये वाला, तो तात्पर्य उसका गलत निकल जाएगा। वही बात है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए जो वर्ड आप यूज कर रहे हो वो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहां पर आपका वर्बल टेस्टिमोनी यानी कि शब्द खत्म हुआ, डन हुआ, फिनिश हुआ। अब एक बार क्विक रिवीजन करेंगे शब्द के बारे में। शब्द का मतलब क्या हुआ, शब्द फोर्थ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। शब्द में जो न्याय शास्त्र बोलता है कि आप्त वाक्य होना चाहिए, मतलब कि ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए जिसकी बात को हम सुनेंगे। वाक्य भी ऐसा होना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स माने क्या होता है, जो अपनी मीनिंग को कन्वे कर सके। अब इसमें दो होते हैं, एक वैदिक शब्द होते हैं, एक आपके लौकिक शब्द होते हैं, जिसको आप सेक्युलर बोलते हो अंग्रेजी में। वैदिक शब्द पे क्वेश्चन आप नहीं उठा सकते, जो बोला है बिल्कुल ठीक बात है, जो वेद से निकले हुए, क्योंकि वेद क्या है, ईश्वर की वाणी बोली जाती है, वेद को ईश्वर की वाणी बोली जाती है, मतलब ईश्वर के शब्द बोले जाते हैं। लेकिन जो लौकिक शब्द हैं वो गलत हो सकते हैं। जो लौकिक शब्द हैं ट्रस्टवर्दी पर्सन बोलेगा, ट्रस्टवर्दी माने वैदिक शब्द होंगे तो हम विश्वास करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अब सेकुलर यानी कि लौकिक टेस्टिमोनी की चार कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि पहले तो आकांक्षा होनी चाहिए, पहले तो आकांक्षा मतलब वर्ड्स आपस में रिलेटेड होना चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। फिर उसके बाद में योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपस में विरोधाभास ना हो। फिर तीसरा क्या है, सन्निधि होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, लॉन्ग इंटरवल नहीं होना चाहिए। फिर तात्पर्य होना चाहिए, प्रॉपर अर्थ उसका निकलना चाहिए। डन, इतना समझ में है। अब यहाँ पे आपके 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो थे वो खत्म हो गए। अब आती है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति समझिए क्या है। अर्थपत्ति को आप इंप्लीकेशन बोलोगे, अर्थपत्ति को क्या बोलते हैं, अर्थपत्ति को कॉमन नॉलेज, अर्थपति को बोलते हैं क्या, कॉमन नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान को अर्थपति बोलेंगे। इंप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन को बोलेंगे गेस वर्क, जो हमें नहीं पता है उसके बारे में एजम्पशन लगा करके, मतलब अनुमान लगा करके, एजम्पशन लगा करके जज करने की कोशिश करते हैं। या अगर हमें किसी चीज के ऊपर प्रायर एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे हम गेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्थपति है, अर्थपति है, ये दो शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पहला तो शब्द है क्या, अर्थ, दूसरा क्या है, अपत्ति। ठीक, अर्थपति, अर्थपति, तो संधि विच्छेद करोगे तो अर्थ धन अपत्ति आएगा। संधि विच्छेद करोगे अर्थपति को, जो हिंदी वाले होंगे वो समझ पा रहे होंगे, संधि विच्छेद करोगे, तोड़ोगे माने दो शब्द को, तो अर्थपति आएगा, अर्थपति। अर्थ का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई मतलब निकलता हो, सिग्निफिकेंस हो, इंपॉर्टेंस हो, अर्थ हो किसी चीज का। अपति का मतलब क्या, सपोजिशन यानी कि कल्पना करना। तो अर्थपति यानी कि अर्थपति का मतलब क्या हुआ, सपोजिशन ऑफ अ कॉज, और कॉज भी क्या, कारण भी क्या, जो आपने एज्यूम किया है ना, जो हमें नहीं पता है उसके बारे में। जैसे कोई चीज आपको नहीं पता है लेकिन आप अज्यूम करके किसी चीज के बारे में जज कर रहे हो या पता करने की कोशिश कर रहे हो, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रायर एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आप पता करने की कोशिश कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, अर्थपति। इमेजिनेशन करते हो कि ऐसा हुआ होगा, है ना, आप इमेजिनेशन करते हो, आपके फ्रेंड का कॉल आया, वो बहुत परेशान है, तो आपने इमेजिनेशन कर लिया कि घर में झगड़ा हुआ होगा या कुछ उसकी अनबन हुई होगी, इमेजिनेशन कर लिया, इमेजिनेशन करके आप नॉलेज को प्राप्त कर रहे हो। इसीलिए क्या है कि इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर में आता है। दो थे ना आपके, चार इधर थे, है ना, ये इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर में आता है, इसीलिए। ठीक है, ये गलत भी होने की संभावना इसमें रहती है। तो ऐसा नॉलेज, ठीक है, अब आगे क्या है देखो, ऐसा नॉलेज, आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हो किसके बेसिस पे, अजम्पशन के आधार पर, अजम्पशन का बेस बना करके, मतलब आप नॉलेज को बेस बना करके एजम्पशन बनाते हैं नॉलेज के बेस पे। जैसे कि आपके फ्रेंड ने आज कॉल किया, आपको बताया यार मेरे घर में बहुत लड़ाई चल रही है, मेरा दिन नहीं अच्छा बीत रहा है। कल आपने फोन किया, आपका कल वापस से आपने कॉल बैक किया उसको, या उसका फोन आया, वो बहुत परेशान है, तो आपको पहले नॉलेज थी कल की जब बात हुई थी,
कि कल ये परेशान था, इट मीन्स कि आज कुछ घर में झगड़ा हुआ है, मारपीट लड़ाई कुछ तो हुई है, कुछ तो सीन हुआ है। एक एग्जांपल मैं दे दूं, आसपास पड़ोस में क्या है, आज रात को ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी, कल जो है सामने आकर के लड़ रहे थे, तो आप रिलेट करोगे ना पहले की नॉलेज से कि कल तो लड़ रहे थे, हो सकता है उसी बात को लेकर के भी लड़ाई हो रही हो। तो नॉलेज के बेस पे जब आप एज्यूम्पशन बनाते हो और वहां से आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हो, इसलिए ये इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या गया, इफ राहुल इज अलाइव, अगर राहुल अलाइव यानी जिंदा है, ही इज नॉट इन द हाउस, वो हाउस में नहीं है, वी प्रिज्यूम दैट ही इज एल्सवेयर, तो हम प्रिज्यूम क्या कर लेते हैं कि वो होगा, कहीं होगा, इधर उधर कहीं होगा। तो बीइंग अलाइव एंड मतलब जिंदा होना एंड नॉट बीइंग इन द हाउस आर टू परसीव्ड फैक्ट, ये दो अलग अलग परसीव्ड फैक्ट हैं कि आप जिंदा हो और घर में भी नहीं हो, लेकिन आप कहीं तो होगे ना। तो हमने क्या किया कि हमें नॉलेज थी कि आप जिंदा हो, भाई ऑब्वियसली जिंदा तो कहीं तो होगे ना, तो आपकी इस नॉलेज के बेसिस पे हमने एज्यूम किया कि आप कहीं और होगे, जिंदा हो तो कहीं और ही होगे ना। तो पर्टिकुलरली इस नॉलेज को बेस बना करके हमने कुछ एज्यूम किया, इतना समझ में आया। तो बोलेंगे क्या, अर्थपति। अर्थपति माने कॉमन नॉलेज, जो आपको पहले से कोई कॉमन नॉलेज है उसके बेसिस पे आप गेस वर्क करते हो, जो हमें पता नहीं है, जो आप नहीं जानते हो उसके बारे में आप एजम्पशन का बेस बना करके उसको जानने की कोशिश करते हो, या कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर नॉलेज है, उसके आधार पे आपको जानने की कोशिश करते हो, उसको बोलेंगे अर्थपति। अब यहाँ पे अर्थपति आपका कंप्लीट हो गया। आप अनुपलब्धि, जो आपका लास्ट है किसका, नॉन वैलिड सोर्स के अंदर में या इनवैलिड सोर्स के अंदर में या अवैध सोर्स के अंदर में या प्रमा के सॉरी अप्रमा के अंदर में, जो भी वर्ड समझिए, इनवैलिड, अप्रमा, प्रमा, प्रमा तो वैलिड वाला हो जाएगा, तो ये नॉन वैलिड का अनुपलब्धि है। अब अनुपलब्धि कहां गया, एक मिनट, अनुपलब्धि को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अपने शब्दों में जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं बताऊंगी। अनुपलब्धि सिर्फ यही एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जहां पे आपको नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से ज्ञान मिले। अनुपलब्धि सिर्फ यही एक ऐसा सोर्स है, सिर्फ यही एक ऐसा वे ऑफ नॉलेज है या मीडियम ऑफ नॉलेज है या मीन्स ऑफ नॉलेज है जहां पे आपको नेगेटिविटी से नॉलेज मिलता है। बाकी सभी सोर्सेस में, चाहे आप प्रमा की बात कर लीजिए, प्रमा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द की बात कर ले, या इनवैलिड में भी आप अनुपलब्धि की बात कर ले, तो सॉरी इनवैलिड में भी आप अर्थपति की बात कर ले, तो मात्र यही एक ऐसा है, यानी कि अनुपलब्धि मात्र यही एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है, मीन्स ऑफ नॉलेज है, जहां पे नेगेटिविटी से आपको नॉलेज मिलता है। मतलब किसी चीज के न होने से आपको नॉलेज मिलता है, किसी चीज के न होने से आपको नॉलेज मिल जाए, है ना। कोई इस दुनिया में नहीं है और आपको पता चल जाए कि ये दुनिया से ये व्यक्ति जा चुका है। नेगेटिविटी से अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, माने समझिए इसका मतलब क्या, अनु माने क्या, अनु माने नॉन, अनु माने नॉन मतलब नहीं, नो, नन, नॉन नहीं, नल। अनुपलब्धि माने क्या, सॉरी उपलब्धि माने क्या, अवेलेबिलिटी, दो पार्ट में है अनुपलब्धि माने, अरे भाई ये जो अनुपलब्धि है, ये जो वर्ड है अनुपलब्धि, दो पार्ट में है, अनुपलब्धि, ठीक। तो जो अनु है, अनु का मतलब क्या हुआ, अनु का मतलब हुआ नॉन, उपलब्धि का मतलब हुआ अवेलेबिलिटी, मतलब जो उपलब्ध है। तो दोनों को मिला दोगे क्या हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी हो गया, मतलब अनुपलब्धि हो गया, जो अवेलेबल नहीं है। और जो अवेलेबल नहीं है उसके बारे में जब आपको नॉलेज मिल जाए, वहां से आपको नॉलेज परसीव कर रहे हो, वहां से आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनुपलब्धि। अब जैसे ये इमीडिएट नॉलेज यहाँ पे आपको मिलता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है, नॉन एग्जिस्ट करता है, और वहां से आपको नॉलेज मिल जाए। जैसे कि बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है जो मैंने सब जगह पढ़ा, यही एग्जांपल था। कक्षा में शोर हो रहा है, आप टीचर हो, आप गए, देख रहे हो, पढ़ा रहे हो, बाजू वाले क्लास से शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा हल्ला हुल्ली मच रही है, आपको पता चल जाएगा कि पक्का टीचर वहां पे एब्सेंट है, इस वजह से वहां पे शोर मच रहा है। तो शोर मच रहा है, ये नेगेटिविटी है, वहां से आपको एक नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है क्या, कि क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एक चीज है। फिर मान लो कि आपने कोविड टेस्ट कराया, आपके आसपास पड़ोस में सबको कोविड हो रखा है, या ज्यादातर लोगों को, हे भगवान बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हो ना किसी को, बट उदाहरण दे रही हूं मैं, कि मान लो कि आसपास लोगों को कोविड होके रखा है, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, आसपास पड़ोस में किसी को कोविड होके रखा है, तो आप क्या करोगे कि भाई, आप अगर लास्ट वीक उनसे मिलने गए थे तो क्या करोगे, बोलेंगे ना कि भाई एक बार टेस्ट करा लो। तो कोविड का आपने टेस्ट कराया, रिजल्ट नेगेटिव आया, तो ये खुशी की बात है, लेकिन क्या नेगेटिविटी से आपने एक इन्फ्रेंस निकालना कि आपको पॉजिटिव, मतलब आप कोरोना नहीं हो, कोरोना पॉजिटिव नहीं हो। तो जब आपको नेगेटिव रिजल्ट मतलब या नेगेटिविटी से या नकारात्मकता से जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जो चीज नहीं है, वहां से अगर आपको कोई नॉलेज मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, उसको क्या बोलोगे, अनुपलब्धि। इतना समझ में आया, डन।
ये सिंपल सा है, छोटा सा है। अब वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको देख लेना, वही चीज इंपॉर्टेंट है। नेगेशन कैन नॉट बी नोन बाय टेस्टिमोनी, ये जो है टेस्टिमोनी से नहीं कि शब्द से नहीं हो सकता। वर्बल कॉग्निशन यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर इट कैन बी नोन फॉर कंपैरिजन से भी नहीं होगा, प्रिजम्पशन से भी नहीं होगा। नेगेशन विच इज इंडिपेंडेंट कैटेगरी एंड नोन बाय इंडिपेंडेंट प्रमाण आर कॉल्ड नॉन एप्रीहेंशन। नॉन एप्रीहेंशन अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी अनुपलब्धि, मतलब जो चीज उपलब्ध नहीं है वहां से आपको मिलेगा क्या, नॉलेज। यहाँ पे आपका खत्म हो गया मीन्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आपका न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर में, न्याय शास्त्र के अंदर में जो आपके 6 थे, है ना, 6 नहीं, मतलब वैसे तो 9 है ना, वैसे तो 9 है, लेकिन न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर में जो आपके 2 तरीके से आपको जो न्याय मिलता, जो नॉलेज मिलता है, वैलिड सोर्स, इनवैलिड सोर्स। वैलिड सोर्स में क्या था, प्रत्यक्ष था, उपमान था, अनुपमान था, शब्द था, सॉरी अनुमान था, उपमान था और शब्द था। इनवैलिड सोर्स में क्या था, अर्थपति था और अनुपलब्धि था। यहाँ पे आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान, जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला था कि आगे पढ़ेंगे, वही चीज यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। From here your second part of syllabus is gonna start. So यहाँ से आपका जो second part है syllabus का, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आगे पढ़ेंगे अनुमान के बारे में, जब हम लोग हेतु और लिंगा के बारे में, यानी कि लिंग और लिंगी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि मार्क और साइन से जब हम इन्फ्रेंस निकाल रहे थे, किसका, हम ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फ्रेंस निकाल रहे थे, मार्क को देख करके या साइन को देख करके, यानी कि आप लिंग को देख करके लिंगी तक पहुंच रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और समझिए इसमें, ठीक है। अनुमान आपने पढ़ लिया कि अनुमान क्या होता है, अनुमान इज मेड अप ऑफ व्हाट। अब अनुमान का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, स्ट्रक्चर क्या है अनुमान का और काइंड क्या है अनुमान का। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ऊपर दिखा दूं मैं आपको जो अनुमान के बारे में हमने पढ़ा था। इसको देखिए गौर से, क्या है, क्या बोलता है। जो अनुमान है सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज है। अनुमान का मतलब प्रोपोजिशन के बेस पे जो आप नॉलेज को गेन करते हो, ये बिल्कुल आपको ट्रू नॉलेज देगा। कंक्लूजन अगर आपका सही है तो आपको बिल्कुल ट्रू नॉलेज मिलेगा, मतलब यहाँ पे आप प्रीमाइज से कंक्लूजन तक पहुंचते हो। अगर आपका प्रीमाइज दोनों सही है ना, दोनों प्रीमाइज सही है तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। कंक्लूजन ट्रू है तो आपको ट्रू नॉलेज बिल्कुल मिलने वाली है। एक नॉलेज के बेसिस पे जब आप दूसरी नॉलेज पे पहुंचते हो, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था, 100 सैंपल का आपके पास में इंफॉर्मेशन है और इसके बेसिस पे आप 1000 पॉपुलेशन का आप क्या कर रहे हो, इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, अनुमान निकाल रहे हो और नॉलेज निकाल रहे हो। तो अनुमान इज डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्राप्त कर रहे हो साइन का इस्तेमाल करके, यानी मार्क का इस्तेमाल करके। साइन और मार्क को हिंदी में क्या बोलेंगे, लिंग, यानी कि सेतु, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, लिंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे आप लिंगी। इतना समझ में आया, इतना मैंने आपको पीछे बताया था। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, लिंगी बोलेंगे, साइन मार्क को लिंग बोलेंगे। अब इसमें क्लाउड को देख करके आपने पता लगा लिया कि रेन है, या गीली मिट्टी को देख करके आपने पता लगा लिया कि यहाँ पे बारिश हुई होगी, है ना। आप गीली मिट्टी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ बारिश हुई होगी, तभी यहाँ की मिट्टी गीली है, राइट। तो अब लिंग को अलग अलग नाम से बोलते हैं, यानी कॉज को अलग अलग नाम से, हेतु भी बोलेंगे, कारण भी बोलेंगे, प्रोबन भी बोलेंगे। लिंगी को यानी कि इफेक्ट को प्रोबेंडम भी बोल सकते हो। इतना समझ में आया, बाकी की चीजें चलो बाद में, अब आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस की बात करते हैं, फिर वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस देखो, तो अनुमान का जो स्ट्रक्चर है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, साध्य, दूसरा क्या है, पक्ष, तीसरा क्या है, हेतु, ठीक। तो पक्ष को क्या बोलेंगे, माइनर, सबसे पहले माइनर ही आएगा, तो माइनर, फिर मिडिल, फिर मेजर, है ना। पहले बच्चा माइनर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में मिडिल में आएगा, फिर उसके बाद मेजर में आएगा। यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो, माइनर, मिडिल, मेजर, ठीक। अब यहाँ पे ये वर्ड आपको थोड़ा सा समझने वाला है। देखो मेजर को क्या बोलेंगे, साध्य हिंदी में, माइनर को क्या बोलेंगे, पक्ष, मिडिल को क्या बोलोगे, हेतु या लिंग। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो लिंगा समझ में आएगा, लेकिन लिंगा ए ऐसे ही लगा देते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब नहीं होता, लिंग होता है, ठीक। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 2 प्रीमाइज दिया है, यानी कि 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 कथन बोला गया है। पहला कथन क्या बोलता है, ऑल एनिमल्स आर लॉयल, जितने भी एनिमल्स हैं सब लॉयल हैं, ठीक। प्रीमाइज 2 बोलता है क्या, कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, सभी जो कुत्ते हैं वो एनिमल्स होते हैं। तो कंक्लूजन क्या हमने निकाल लिया कि सभी कुत्ते लॉयल होते हैं। अब
इस प्रीमाइज में और इस प्रीमाइज में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? एनिमल दिख रहा है ना, एनिमल यहाँ पे भी है, एनिमल यहाँ पे भी है। तो जो वर्ड दोनों प्रीमाइसेस में कॉमन है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है, उसको बोलेंगे क्या? मिडिल टर्म बोलेंगे, बीच का टर्म बोलेंगे, मीडिएटर बोलेंगे। जो आपकी भी सुनेगा, आपकी दोस्त की भी सुनेगा, वो कौन हो जाएगा? मीडिएटर हो जाएगा, मिडिल टर्म भी हो जाएगा। तो इंडियन लॉजिक में इसे अनुमान बोलते हैं। जो अनुमान का स्ट्रक्चर होता है तर्कशास्त्र के अंदर में, तर्कशास्त्र के अंदर में इसी को अनुमान बोलते हैं। अब आप वेस्टर्न जो सिलॉजिज्म पढ़ोगे उसमें आपके प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और सी आ जाएगा। वहां पे आप मिडिल टर्म, माइनर और मेजर के नाम से आप जानते हो। लेकिन जब आप भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ोगे तो मेजर को बोलेंगे क्या? साध्य, पक्ष को बोलेंगे क्या? माइनर, हेतु को यानी कि लिंग को बोलेंगे क्या? मिडिल टर्म। ऑल एनिमल्स आर लॉयल। अब यहाँ पे एनिमल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ो। अब इसमें तीन चीज आपका समझ में आया। क्या समझ में आया? तीन चीज इसमें क्या निकल के आई? साध्य, पक्ष और हेतु। साध्य, पक्ष और हेतु। क्योंकि हम भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं ना, तो हम माइनर, मेजर, मिडिल तो यहाँ पे लिख दिया आपके लिए समझने के लिए। लेकिन भारतीय तर्कशास्त्र में साध, पक्ष और हेतु है। साध्य का मतलब क्या है? साध्य का मतलब क्या? मेजर टर्म, जो मैंने आपको बताया। ये प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन होता है, ये कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है। पक्ष क्या होता है? पक्ष को माइनर बोलेंगे, ये सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन होता है ना। ये वर्ड थोड़ा सा आपको समझना होगा। हेतु क्या है? ठीक है, हेतु। हेतु को आप क्या बोलोगे? हेतु को आप लिंग भी बोलोगे। याद रखिए, याद रखो, जो हेतु है वही सेतु है। ये वर्ड बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है। जब भी आप भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ोगे तो वहां पे समझाने के लिए इन्हीं टर्म्स का यूज करते हैं। जो हेतु है वो सेतु है। सेतु माने आपने सुना होगा ना, श्री राम जो है सेतु बना करके श्रीलंका गए थे। सेतु का काम क्या था कि जो भारत की भूमि थी और श्रीलंका की भूमि थी उनके बीच में मीडिएटर का काम किया, एक सेतु बनाया, एक ब्रिज बनाया। तो जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है उसको बोलते हैं हेतु। जो हेतु है, जो कारक है उस चीज का, है ना, जो जोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो हेतु है वो सेतु है, सिंपल। मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे? हेतु, लिंग। ठीक, तो जो हेतु है उसको ब्रिज बोलेंगे, वो जोड़ने का काम करता है, दो अलग अलग प्रीमाइसेस को जोड़ने का काम करता है। अगर हेतु नहीं होगा तो आप श्रीलंका नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हेतु ब्रिज है। अगर ब्रिज नहीं होता तो श्री राम शायद श्रीलंका नहीं पहुंच पाते। तो हेतु की वजह से वो श्रीलंका पहुंचे, तो हेतु की वजह से आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो। श्री राम कंक्लूजन पे, नतीजे पे कैसे पहुंचे? नतीजा क्या था कि श्रीलंका पहुंचना था। तो नतीजे पे पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ा? नतीजे पे पहुंचने के लिए उनको सेतु के थ्रू नतीजे पे उन्होंने पहुंचा, है ना। सेतु माने क्या? सेतु माने हेतु, हेतु माने सेतु। हेतु आपका क्या हो जाएगा? हेतु को ही आपको लिंग बोलते हैं। तो ये क्या है? ये कंक्लूजन। अगर हेतु नहीं है तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। सिंपली इतना याद कर लो, हेतु इज ए कॉमन वर्ड। हेतु जो होता है वो कॉमन वर्ड होता है, दो प्रीमाइसेस के बीच में कॉमन वर्ड होता है। दो प्रीमाइसेस हैं तो उनके बीच में कॉमन होगा। अब आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल से और समझो क्या हेतु क्या है। हेतु बिल्कुल मिडिल टर्म है। हेतु के द्वारा जहां जिस भी वर्ड में आपको लिख जाए बाय, थ्रू, है ना, जिस भी स्टेटमेंट में बाय लिखे, थ्रू लिखे, इट मीन्स कि वो मिडिल टर्म है। जैसे कि आई एम टीचिंग थ्रू पीपीटी, आई एम टीचिंग बाय पीपीटी, आई एम टीचिंग थ्रू पीडीएफ। तो ये हेतु है ना। इसका कनेक्शन बिल्डअप कर रहा है मेरे और आपके बीच में। आप कंक्लूजन हो मेरा, या इस टॉपिक को समझाना मेरा कंक्लूजन है। तो मेरे और आपके बीच में हेतु का जो कार्य कर रहा है वो पीपीटी कर रहा है या इंटरनेट कर रहा है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। आई एम टीचिंग थ्रू पीपीटी, बाय पीपीटी, तो थ्रू, बाय, ये सब क्या है? हेतु है, मिडिल टर्म है, राइट। तो ये दोनों प्रीमाइसेस में एग्जिस्ट करेगा। अगर यहां वाले एग्जांपल में बात करें तो यहां वाले एग्जांपल में जो मैंने अभी आपको दिया एनिमल वाला एग्जांपल, तो वहां पे एनिमल एग्जांपल था। जो एनिमल था वो हेतु था। हेतु क्या था? यहाँ पे क्या था? एनिमल जो है वो हेतु है, ये कॉमन टर्म है, ये मिडिल टर्म है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग इसी को बोलेंगे क्या? अनुमान। तो जो स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग हुई है वो किस पार्ट में हुई है? हेतु, साध्य और आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या? तीन तरीके का, साध्य, पक्ष और हेतु। साध्य माने क्या? साध्य को बोलोगे मेजर टर्म, यानी प्रेडिकेट टू कंक्लूजन, प्रेडिकेट टू कंक्लूजन। पक्ष में क्या है? सब्जेक्ट टू कंक्लूजन। जो आपका लॉयल की बात करें, यहाँ पे जो मैंने आपका क्या दिखाया यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट था कि ऑल एनिमल्स आर लॉयल, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, पहले इसको समझो, और जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे आपके क्या है? लॉयल हैं। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है, देखो जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे क्या है? लॉयल हैं, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें?
ऑल डॉग्स आर एनिमल, ठीक है, जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे एनिमल हैं। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया, हमारा कंक्लूजन निकल गया कि ऑल डॉग्स आर लॉयल, ठीक है। ऑल ऑल डॉग्स, ये सारे डॉग्स हैं जो क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, लॉयल हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, लॉयल है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी डॉग्स हैं वो क्या है, वो लॉयल हैं, क्योंकि लॉयल के अंदर में ये आ रहा है, ठीक है। एनिमल क्या हो गया, हमारा हेतु हो गया, एनिमल बीच में हो गया, मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। तो ये तो एक चीज थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान के बारे में। अब समझो कि व्याप्ति क्या है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था सबसे पहले कि व्याप्ति पढ़ेंगे। व्याप्ति को बोलते हैं क्या, इनवेरिएबल रिलेशन। हेतु का होना ही व्याप्ति है। जहां पे मिडिल टर्म होगा इट मीन्स कि वहां पे व्याप्ति होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन साध्य एंड पक्ष, साध्य और पक्ष के बीच का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, उसी से आपका कंक्लूजन डिराइव होता है, उसी को व्याप्ति बोलते हैं, इनवेरिएबल रिलेशन होता है। द इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ मिडिल टर्म विथ मेजर टर्म इज कॉल्ड व्याप्ति। जो आपका मिडिल टर्म है, मतलब जो एनिमल था, ठीक है, एनिमल आपका मिडिल टर्म था, मेजर टर्म क्या था आपका, लॉयल था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मेजर टर्म क्या था, जो लॉयल था, ठीक है। तो लॉयल और एनिमल के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है जो स्थापित किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, इनवेरिएबल रिलेशन। इन व्याप्ति का मतलब क्या, जब साध्य और पक्ष के बीच में, द रिलेशन बिटवीन साध्य एंड पक्ष बाय विच वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन, उसको क्या बोलेंगे, व्याप्ति। वहां पे व्याप्ति होगी। और हेतु का होना मतलब मिडिल टर्म का होना ही व्याप्ति का होना है। तो इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ, ये तो आपको याद करने वाली बात है। तो इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ मिडिल टर्म, जो आपका मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, एनिमल है, उसका मेजर टर्म के साथ में रिलेशन है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, व्याप्ति हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस में अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब साध्य और पक्ष के बीच में रिलेशनशिप नहीं है और ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप है, वहीं पे हेत्वाभास होता है। हेत्वाभास होता है, जो रिलेशन है नहीं बट आभास हो रहा है, हमें लग रहा है कि रिलेशन हो सकता है। हेत्वाभास का मतलब क्या, हेतु का जहां आभास हो रहा हो, हेत्वाभास, संधि विच्छेद कर दो, हेत्वाभास, हेतु का आभास हो रहा है लेकिन हेतु है नहीं, है ना। आग का आभास हो रहा है कि आग लगी है लेकिन आग लगी नहीं है, धुआं निकल रहा है, आभास हो रहा है कि यहाँ पे आग लगी होगी लेकिन वास्तव में आग लगी नहीं है, है ना। तो जहां पे हेतु का आभास हो आपको, यानी कि मिडिल टर्म का आभास तो हो आपको, लेकिन एक्चुअली में वहां पे मिडिल टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहां पे हेत्वाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेत्वाभास। तो अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ रिलेशन है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हेत्वाभास हो जाएगा। आपका दोस्त परेशान तो है लेकिन आप सोच रहे हो कि लड़ाई हुई इस वजह से परेशान है, आप ये सोच रहे हो, है ना। लेकिन एक्चुअली में वो परेशान नहीं, वो आपको परेशान करने के लिए परेशान हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आपको परेशान करने के लिए परेशान करते हैं, एक्चुअली में वो परेशान नहीं है, एक्चुअली वो आपको परेशान करने के लिए परेशान कर रहे होते हैं। तो वहां पे हेतु का आभास तो होता है लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता है। कई बार जो आंखों से चीजें हम देखते हैं वो चीजें होती नहीं है, तो वहीं पे आपका हेत्वाभास हो जाता है। इतना समझ में आया आपको, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेना साध्य और ये वाला, कि साध्य और पक्ष की बात हो रही है, साध्य और पक्ष की बात हो रही है, साध्य और पक्ष के बीच में साध्य और पक्ष यानी कि मेजर और माइनर के बीच की बात हो रही है। जब वहां पे ऐसा लग रहा हो कि मिडिल टर्म है यानी कि हेतु है लेकिन एक्चुअली में हेतु होता नहीं है, वहां पे हेतु का आभास होता है, वहां पे हेत्वाभास हो जाता है, ठीक है। और जहां पे हेतु होगा वहां पे व्याप्ति जरूर होगी। साध्य और पक्ष के बीच में यानी कि मिडिल टर्म के बीच में और मेजर के बीच में एक रिलेशनशिप जो होता है उसको बोलते हैं क्या, इनवेरिएबल रिलेशन। तो द इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करें अगर हेत्वाभास का, तो बहुत ही उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी मैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इनवेरिएबल जो कमिटेंस है, यानी कौन कमिटेंस का मतलब व्याप्ति, ये इन्फ्रेंस का नर्व होता है। द प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड पक्ष धर्मात्मा। ये देख लेना एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ क्या, कि जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, कि जब द मेजर एंड माइनर एंड द मिडिल टर्म आर हियर इज कॉल्ड साध्य, पक्ष एंड लिंग या हेतु। जो मैंने आपको बता दिया कि साध्य किसको बोलेंगे, पक्ष किसको बोलेंगे, हेतु किसको बोलेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ लो। वी नो दैट स्मोक इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। हमें पता है कि जो स्मोक है, जो धुआं है, वो फायर से एसोसिएटेड है। हेत्वाभास के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, जो स्मोक है वो फायर से बिल्कुल एसोसिएटेड है। एंड हमने देखा हिल पर, पहाड़ी के ऊपर में, ये एग्जांपल बहुत कॉमन है, सब जगह आपको यही एग्जांपल दिया जाता है और ये है भी कॉमन,
सब जगह यही एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, इसलिए इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आ जाए। स्मोक को आपने देखा और हमें पता है बहुत अच्छे से कि जहां पे धुआं होता है वहां पे आग जरूर होती है। लेकिन हिल हिल क्या हो गया इस टर्म में, देखो वी सी स्मोक, आपने स्मोक को देखा, स्मोक को देखने के बाद में आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि वहां पे फायर हो रहा होगा, है ना। आपने स्मोक को देखा, स्मोक क्या था, इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, फायर से वो इनवेरिएबली एसोसिएटेड है। और उसके बाद में आपने क्या लिखा कि वी सी स्मोक इन अ हिल, आपने हिल पे स्मोक देखा और आपने कंक्लूजन निकाला कि वहां पे फायर था, राइट। तो हिल इज अ माइनर टर्म, यहाँ पे हिल क्या है, हिल माइनर टर्म है, फायर क्या है, मेजर टर्म है, स्मोक क्या है, मिडिल टर्म है। स्मोक क्या है यहाँ पे, मिडिल टर्म हो गया। स्मोक यहाँ पे क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, होप कितना आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी इजी है ये। और वी नो दैट स्मोक इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायरी, मैंने आपको बता दिया। हिल इज अ माइनर टर्म, यहाँ पे हिल माइनर टर्म हो जाएगा, फायर जो है मेजर टर्म हो जाएगा, स्मोक क्या हो जाएगा आपका, मिडिल टर्म हो जाएगा। वी नो दैट स्मोक इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर एंड इफ वी सी स्मोक इन अ हिल, आपने स्मोक को देखा कहाँ, आपने स्मोक को देखा, आपने स्मोक को देखा कहाँ, हिल पे देखा। आपको पता है कि जो स्मोक है उससे क्या होता है, स्मोक वहां होता है जहां फायर होता है, ठीक है। आपने क्या कंक्लूड किया कि यहाँ पे फायर जो है वो होगा, तो स्मोक यहाँ पे भी है, स्मोक यहाँ पे भी है, तो स्मोक आपका क्या हो जाएगा, स्मोक आपका हो जाएगा मिडिल टर्म, स्मोक बिल्कुल हो जाएगा आपका मिडिल टर्म। स्मोक को देख करके आपने क्या कंक्लूजन निकाला, ये आपका प्रीमाइस 1 था, प्रीमाइस 2 था, आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि फायर है वहां पे, तो फायर क्या हो जाएगा आपका मेजर टर्म हो जाएगा। और हिल क्या है, हिल आपका माइनर टर्म हो जाएगा, क्योंकि हिल पे आपने स्मोक देखा था। एग्जाम्पल से आप शायद समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखो कि जो सिलोजिज्म होता है यानी कि अव्यास होता है, उसके 5 मेंबर्स होते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें, आप न्याय शास्त्र के अकॉर्डिंग या न्याय सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग आप अगर देखते हो या समझते हो तो 5 तरीके के आपके अव्यास होते हैं। पहला क्या होता है, प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, ठीक। तो ये 5 प्रपोजिशन होते हैं भारतीय तर्कशास्त्र के अंदर में। भारतीय जो सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म का मतलब क्या, अव्ययवास, उनमें 5 मेंबर होते हैं। तो ये आपको याद करना है। अवयव, अवयव को आप क्या बोलते हो, लिंब भी बोलते हो। 5 होते हैं, पहला क्या है, प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, फिर उपनयन और निगमन, राइट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे देखो, एक यही एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया। द हिल हैज फायर, हिल में क्या है, फायर है, ठीक है। बिकॉज इट हैज स्मोक, क्योंकि स्मोक है, तो स्मोक क्या हुआ आपका, हेतु हो गया। हेतु को आप धूमत भी बोलते हो संस्कृत में। प्रतिज्ञा को आप क्या बोलते हो, पर्वतो वहनिमन, है ना, पर्वतो वहनिमन भी आप बोलते हो। इंग्लिश में लिखा है इसलिए पढ़ने में समस्या हो सकती है ना। आपको सिर्फ ये देखना है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, द हिल हैज अ फायर, हिल में क्या है, फायर लगी हुई, आग लगी हुई, तो हिल क्या हो गया आपका, बिकॉज इट हैज स्मोक, क्योंकि स्मोक है। तो हेतु क्या हो गया आपका, मिडिल टर्म हो गया स्मोक, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। वॉट एवर हैज स्मोक हैज फायर, एग्जाम्पल। एंड ओवन, ओवन क्या है, ओवन में अब हमें क्या है कि हमें पता है कि भाई जिस चीज में धुआं होता है वहां फायर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ओवन देख लीजिए, ठीक है। हिल हैज अ स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड, तो हिल क्या है, हिल आपका क्या है, हिल में क्या है, स्मोक है। स्मोक क्या है, मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म जहां पे होता है, मिडिल टर्म माने हेतु, और जहां पे हेतु है वहां पे व्याप्ति होगी। जहां पे व्याप्ति होगी वहां पे इनवेरिएबल एसोसिएशन होगा विद फायर, इनवेरिएबल एसोसिएशन। तो स्मोक का यानी कि धुआं का इनवेरिएबल एसोसिएशन है किसके साथ में, फायर के साथ में, इसलिए यहाँ पे व्याप्ति है, ठीक। तो देयरफॉर हिल हैज अ फायर, तो हिल में क्या है, फायर लगी हुई है। तो आपने क्या निकाला, निगमन, है ना। तो यहाँ पे प्रतिज्ञा क्या हो गया, हिल हो गया प्रतिज्ञा, स्मोक हो गया हेतु, उदाहरण क्या था, उदाहरण एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या था कि भाई ओवन में भी आपका क्या होगा, फायर होगा, ये आपका उदाहरण हो गया। उपनया क्या है, उपनया क्या है, हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, जो आपका एक मतलब बता रहा है, इनवेरिएबल एसोसिएशन के बारे में बता रहा है, उसको उपनय बोलेंगे। देयरफॉर हिल हैज अ फायर, तो इसलिए ये निगमन निकाल सकते हो, ये इंडक्शन आप निकाल सकते हो कि हिल में क्या है, फायर है। इंडियन लॉजिक डज नॉट सेपरेट रिडक्शन विद इंडक्शन, जो भारतीय तर्कशास्त्र है वो रिडक्शन और इंडक्शन के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं बताता है। ये इस टर्म को ऐसे ही याद कर सकते हो। इन्फ्रेंस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ, जो अनुमान होता है वो जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इतना आपको समझ में आएगा। जो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा अनुमान के स्ट्रक्चर के बारे में। जो लास्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, हेतुआभास।
जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने वहां पे आपको बता दिया कि जहां पे भ्रम की स्थिति हो, जहां पे हेतु का आभास हो रहा हो लेकिन वहां पे एक्चुअली में हेतु ना हो, वहां पे बोलेंगे क्या, हेत्वाभास। तो इंडियन लॉजिक के अंदर में जो फैलेसी होती है, यानी कि जब भ्रम की स्थिति होती है, वहां पे हेत्वाभास होता है। इट मीन्स कि जो मिडिल टर्म है, जो अपीयर होता है, चलो उसको आगे बढ़ने से पहले जो मैंने लिखा है वो मैं आपको समझाती हूँ, उसको देखो। तो हेतु का और आभास, हेतु क्या है, मिडिल टर्म है, और आभास क्या है, इल्यूजन। जब आपको लग रहा है कि हेतु का आभास यानी मिडिल टर्म का आपको आभास लग रहा है बट एक्चुअली मिडिल टर्म है नहीं, अगर मिडिल टर्म जो एक्चुअली नहीं है पर आपको आभास हो रहा है कि वहां पे मिडिल टर्म है, वहां पे हेत्वाभास हो जाएगा। ठीक है, हेत्वाभास को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फेलिसी ऑफ इन्फरेंस, मतलब अनुमान का भ्रम आपको हो रहा है ना, अनुमान का आपको भ्रम हो रहा है, इन्फरेंस जो आप निकाल रहे हो उसका भ्रम है आपको। फेलिसी क्या है, फेलिसी इज अ डिटेक्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट दैट अराइजेस फ्रॉम ईदर अ मिस्टेक इन रीजनिंग, चाहे रीजनिंग चाहे तर्क में कई बार मिस्टेक की वजह से वहां पे फेलिसी अराइज हो जाती है, यानी कि हेत्वाभास अराइज हो जाता है। और द क्रिएशन ऑफ इल्यूजन, कई बार इल्यूजन जानबूझ करके, भ्रम की स्थिति जानबूझ करके क्रिएट की जाती है ताकि जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो गलत दिखे, या जानबूझ करके हेतु का आपको आभास कराया जाता है। जैसे जो वकील होते हैं वो सही को गलत और गलत को सही प्रस्तुत करते हैं ना, वकालत जो लोग करते हैं, वकील जो लोग होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हेतु एक्चुअली में होता नहीं है बट वो आभास आपको कराते हैं, चोरी हुई होगी, हुई थी कि नहीं हुई थी वो अलग बात है, सही को गलत और गलत को सही बनाने का काम होता है, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे दो प्रीमाइजेस है, एग्जाम्पल दिया है, जब दो प्रीमाइजेस दिए हैं और हमें लग रहा है कि इनमें कोई कनेक्शन यानी कि हेतु है पर एक्चुअली में नहीं है, है ना। वकील क्या करते हैं, कनेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरवाजा खुला होगा, फिर उसके बाद चोर अंदर गया होगा, फिर कमरे में गया होगा, फिर उसने चोरी की होगी, निकाला होगा, ये एहसास दिलाया जा रहा है, हेतु मतलब मिडिल टर्म का एहसास दिलाया जा रहा है, बट एक्चुअली में ऐसे ही चोरी हुई है ये हमें नहीं पता। तो वहां पे हमें लग रहा है और बट एक्चुअली में वो चीज है कि नहीं है, एक्चुअली में वहां पे हेतु नहीं है। वहीं पर उसी स्थान पर जहां पे आपको लगता है कि हेतु का आभास हो रहा है लेकिन हेतु वहां पे है नहीं, मतलब मिडिल टर्म का आभास हो रहा है, लग रहा है कि स्मोक है, तो यहाँ पे आग लगी होगी, आपको लग रहा है कि यहाँ पे आग लगी होगी, हेतु, हेतु माने क्या, स्मोक, स्मोक की वजह से आपने ये कंक्लूजन निकाला कि आग लगी होगी, लेकिन एक्चुअली में आग नहीं लगी है, एक्चुअली में हेतु वो है ही नहीं। वहीं पे कुतर्क का जन्म होता है, यानी कि इलॉजिक का जन्म होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलॉजिकल रीजनिंग भी इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हेतु का आपको आभास होता है, प्रीमाइसेस में जो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए होते हैं जब एक्चुअली में उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है बट हमें लगता है कि कनेक्शन है, उसी जगह पे क्या होता है, कुतर्क का जन्म होता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। हेत्वाभास की बात करें तो ये इंडियन लॉजिक में इसको भ्रम की स्थिति बोलते हैं, इल्यूजन की स्थिति बोलते हैं, जो एक्चुअली गलत होता है या गलतपना होता है, हेतु एक्चुअली में होता नहीं है, हेतु का लेकिन आभास हमें होता है। इट मीन्स की मिडिल टर्म अपीयर्स, मिडिल टर्म अपीयर तो होता है टू बी रीजन बट इज नॉट वैलिड रीजन, बट वो वैलिड रीजन नहीं होता है। ऑल फैलेसीज आर मटेरियल फैलेसीज, जब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैलिड टर्म की, अगर हम बात करें वैलिड मिडिल टर्म के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला 5 दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन माइनर टर्म, ये माइनर टर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। दैट इज स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल, है ना। हम कब मानेंगे कि हेतु है ना, हम कब मानेंगे कि हेतु है, मतलब हेत्वाभास तो हो रहा है, हमें लग रहा है कि हेतु है ना, हमें लग रहा है कि हेतु है नहीं कि मिडिल टर्म है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। लेकिन हम कब मानेंगे कि हेतु है, जब ये 5 चीजें होनी चाहिए। इन पांचों में से अगर कोई एक है तो फिर हम नहीं मानेंगे कि मिडिल टर्म है। पहला क्या बोलता है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन माइनर टर्म, वो माइनर टर्म में भी होना चाहिए, मतलब प्रीमाइसिस 1 है, प्रीमाइसिस 2 है ना, तो वो माइनर टर्म में भी होना चाहिए। क्या, हेतु। अगर माइनर टर्म में नहीं है ना, यहां पे भी हेतु होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल क्या दिया है, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल, ठीक है, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल, ठीक है, हिल हैज स्मोक, मान लो हिल हैज स्मोक, ठीक है। दूसरा क्या, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस इन विच मेजर टर्म इज प्रेजेंट, मेजर टर्म जहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब जो कंक्लूजन होगा कि ठीक है हिल हैज फायर बिकॉज ऑफ स्मोक, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मोक बोल सकते हो, ठीक है, या जो भी है, एक मैं यहाँ पे उदाहरण लिख रही हूँ। क्या है, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन वायर फाइल एग्जिस्ट, है ना, आपका पॉजिटिव इंस्टेंस जो है वो मेजर टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल द नेगेटिव इंस्टेंसेस इन विच द मेजर टर्म इज एब्सेंट, मतलब वही चीज है, आपके प्रीमाइसिस 1 में प्रीमाइसिस 2 में आपके दोनों वो अगर होंगे मिडिल टर्म, तभी हम मानेंगे कि वहां पे हेतु है, यानी कि मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है। नॉन इनकम्पैटिबल होना चाहिए विद माइनर टर्म, इट मस्ट बी नॉन इनकम्पैटिबल विद माइनर टर्म, मतलब इट मस्ट नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ फायर, ये फायर की कूलनेस को प्रूव नहीं करना चाहिए। इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटर एक्टिंग रीजंस,
विच लीड टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन, द फैक्ट ऑफ बीइंग कॉज ट्रू, मतलब इसमें से अगर ये 5 है, पांचों में से अगर कोई भी एक वॉयलेट होता है तो इट मींस हम मानेंगे कि वहां पे फैलिसीज है, मतलब वहां पे भ्रम की स्थिति है और वहां पे हेत्वाभास नहीं है, वहां पे हेत्वाभास है। तो 5 काइंड्स ऑफ फैलिसीज है। पहला क्या है? असिद्ध, मतलब जो जब आप कोई चीज सिद्ध ना कर सको, अनप्रूव्ड मिडिल टर्म, जब आप मिडिल टर्म को प्रूव ही नहीं कर सकते, जब आप स्मोक को प्रूव ही ना कर पाओ, है ना। 5 है। पहला क्या है? असिद्ध है। दूसरा क्या? दूसरा है क्या? सव्य विचार। सव्य विचार में क्या है? इररेगुलर, मतलब इररेगुलर डेविएशन जहां पे हो रहा है, मतलब हेतु को डेविएट किया जा रहा है, हेतु की डेविएट होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे क्या हो जाएगा? सव्य विचार हो जाएगा। फिर उसके बाद सव्य विचार में क्या हो जाएगा? सव्य विचार में साधारण है, फिर आपका असाधारण है, फिर अनुपस्मरी है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप देख लेना। फिर तीसरा क्या है? शत प्रतिपक्ष। शत प्रतिपक्ष, व्हेन देयर आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म्स आर अवेलेबल, जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म्स अवेलेबल हैं उसको बोलेंगे क्या? शत प्रतिपक्ष। वहां पे भी क्या हो जाएगा? वहां पे भी आपका हेतु का आभास आपको लगेगा लेकिन हेतु नहीं होगा, वहां पे हेत्वाभास हो जाएगा। तो हेत्वाभास किस किस स्थिति में होगा? जब शत प्रतिपक्ष होगा, जब व्हेन देयर आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म्स अवेलेबल होंगे, वहां पे शत प्रतिपक्ष हो जाएगा, बाधिता हो जाएगा। कोई परसेप्शन, चौथा क्या है? बाधिता। कोई परसेप्शन ही बता रहा है कि बात गलत है, मतलब परसेप्शन ही बता रहा है, आपका प्रीमाइस ही बता रहा है कि बात गलत है, मतलब हम कंक्लूजन पे गए ही नहीं और हमें पता चल गया कि जो कंक्लूजन है वो गलत है। बिना कंक्लूजन निकाले ही कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट अगर हो जाए, बिना कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब फायर इज कोल्ड, एक स्टेटमेंट है फायर इज कोल्ड, तो हमें फायर को कंक्लूजन में पहुंचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फायर कोल्ड हो ही नहीं सकता, फायर जो है वो ज्वलनशील है। तो ये स्टेटमेंट अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से अगर ये 5 चीजें प्रेजेंट है तो हमें क्या लगेगा कि जो यहाँ पे हेत्वाभास है। 5वां क्या है और लास्ट क्या है? विरुद्ध। एयर इज हैवी बिकॉज इट्स एम्प्टी, है ना। एयर अगर हैवी है तो वो एम्प्टी कैसे हो सकता है? विरुद्ध। अगर दो स्टेटमेंट, दो प्रीमाइसेस आपस में विरुद्ध है, मतलब दोनों वर्ड्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट अगर कर रहे हो तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? हेत्वाभास हो जाएगा। तो हेत्वाभास में या जब फैलिसीज होती हैं, 5 काइंड ऑफ फैलिसीज होती है। पहला जो होता है असिद्ध होता है, जब कोई चीज प्रूव ही ना हो पाए, कोई भी चीज सिद्ध ही ना हो पाए, मतलब मिडिल टर्म आप प्रूव ही नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? सव्य विचार है, मतलब इरेगुलरिटी है या डेविएशन हो रहा है मिडिल टर्म में, मतलब हेतु को डेविएट होने की पॉसिबिलिटी है या हेतु जो है वो मिश्रित हो रहा है, डेविएट हो रहा है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या? सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष, जब दो वर्ड्स हैं या दो प्रीमाइसेस हैं आपस में मिडिल टर्म के कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, वहां पे क्या हो जाएगा? या मिडिल टर्म्स आर अवेलेबल बट आर कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, विरोधाभास जैसी चीजें हो रही हैं। बाधिता, बाधित कर रहा है, कोई चीज रोक रहा है, कोई परसेप्शन ही बता रहा है, मतलब परसेप्शन को देख के आपको लग रहा है कि भाई बात ही गलत है आपस में, मतलब कि फायर इज कोल्ड कैसे हो सकता है? तो कंक्लूजन पे हम गए नहीं लेकिन हमें पहले ही पता चल गया कि बात यहाँ पे गलत है। फिर विरुद्ध है, एयर हैवी है लेकिन एम्प्टी है, तो ये बात ही अपने में विरुद्ध है। तो जब कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म हो जाएगा तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? फैलिसीज हो जाएंगे। जब फैलिसीज का जन्म होगा, इन पांचों में से कोई भी एक चीज होगी तो इट मींस क्या? कि इट मींस कि वहां पे हेत्वाभास हो जाएगा और ये फैलिसीज हो जाएंगी। ठीक है, ये तो कुछ चीजें थी जिसको आपको मैंने बताया कि हेत्वाभास क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं। इसके ऊपर में जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बाकी क्वेश्चन में भी कुछ चीजें आपसे पूछती हैं तो उसको भी एक बार कर लेंगे। कल के सेशन में क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। आज के सेशन में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेशन अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लेना। पूरी कोशिश मैंने की है आपको समझाने की। ये जो पूरी पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको पूरी प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे आपका खत्म होता है क्या? यहाँ पे आपका खत्म होता है इंडियन लॉजिक। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेशन बिल्कुल। और काफी इस पे ये जो पूरी पीडीएफ है जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू आपको आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारा चीज मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जो चीजें हैं पूरा, ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसको पढ़ाने में, इसको बताने में जितना सिंप्लीफाइड मैं अपने एंड से कर सकती थी उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में एक बार पढ़ लेना, आज पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, फिर परसों रिवीजन कर लेना, पक्का पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पीडीएफ, मतलब जो वर्ड्स हैं हिंदी में तो समझा ही दिया, इंग्लिश में भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। कैसा ये वीडियो लगा, कैसा आपको समझ में आया टॉपिक, बिल्कुल उनसे मुझे बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना। चैनल पे पहली बार जुड़े हो, देख रहे हो, सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। पैशनेट बनिए और बिल्कुल मोटिवेशन भर भर के आप सभी के अंदर में होना चाहिए। एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताइएगा, कल वाला सेशन आपने देखा, आज वाला सेशन आपने देखा, दोनों सेशन आपने देखा, आपको टॉपिक समझ में आया, नहीं आया, डाउट है, कैसा आपको लगा, ये जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी मुझे बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट है, गेट सक्सेस। सेशन अगर लंबा हो गया तो उसके लिए खेद है, लेकिन कुछ चीजें आपको
धीमी गति से ही समझाई जाएगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा क्लिष्ट है, डिफिकल्ट है। भगा के पढ़ाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें जो वेदों के बारे में, वेद है, उपनिषद है, उनके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उसमें पढ़ना चाहिए तो डिटेल में मैं उसमें पढ़ा दूंगी, बता दूंगी। तो सिलेबस में है, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो गया इंडियन लॉजिक का। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो जरूर से बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। पैशनेट बनिए, अपना मोटिवेशन खुद बनिए, और प्लीज एक बार जरूर से कमेंट जरूर करना, मुझे जरूर से बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।